पापा, पापा कहाँ हैं आप? पूरे घर में नजर दौड़ाती हुई नैना बोल रही है। हम यहाँ हैं बेटा, कहते हुए जनार्दन भारद्वाज, नैना के पिता, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। नैना उन्हें देखकर अपने कमर पर हाथ रखकर, क्या पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कब से कह रहे हैं आपसे? जनार्दन मुस्कुराकर, अभी तैयार हो जाएंगे, हमें कौन सा औरतों की तरह मेकअप करना है, बस कपड़े बदले और हो गए तैयार। नैना, हाँ वो तो दिख ही रहा है, 2 घंटे पहले आपसे तैयार होने को कहा था। और ये भैया भी ना, इनके नखरे तो लड़कियों से भी ज्यादा हैं। ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे हम मंदिर नहीं, इनके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। ये सुनकर जनार्दन मुस्कुराने लगती है। नैना उन्हें देखकर, आप क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, जाइए जल्दी से तैयार होकर आइए। जनार्दन मुस्कुराते हुए अंदर चले जाते हैं। नैना आवाज लगाते हुए, भैया, भैया जल्दी बाहर आइए, हमें देर हो रही है। आ क्या छुटकी, कितना चिल्लाती हूँ, कहते हुए अखिल, नैना का भाई, कमरे से बाहर आता है। नैना, हम चिल्लाते हैं, कब से आप दोनों को तैयार होने के लिए कह रहे हैं और आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। इतनी देर में हमने पूरे घर की सफाई भी कर ली, तैयार भी हो गए, प्रसाद भी बना लिया, और आप लोग हैं जो अब तक तैयार भी नहीं हुए। पता नहीं हम नहीं रहे तो कैसे रहेंगे आप लोग। ना पापा समय से ऑफिस पहुंच पाएंगे और ना ही आप कॉलेज। इसी वजह से हम कहीं नहीं जाते। अखिल, पर छुटकी, एक दिन तो तुझे शादी करके जाना ही पड़ेगा ना। नैना अपनी आंखें मटकाकर, आप लोग के यही रंग ढंग रहे ना तो हो गई हमारी शादी, और अगर गलती से हो भी गई तो आप लोगों की चिंता में दूसरे दिन ही भागकर वापस आ जाएंगे हम। अखिल, भागकर क्यों, बस में आना है ना। नैना अखिल को गुस्से से घूरती है। अखिल नैना के कंधे पर हाथ रखकर, वैसे छुटकी, मैं सोच रहा था कि अगर तू भाग कर यहाँ चली आएगी तो तेरे दूल्हे का क्या होगा। नैना लाड दिखाते हुए, क्या भैया आप बिना। अखिल उसे गले लगाकर, तुझे देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती, जब तक तेरी हंसी कानों में नहीं पड़ती है घर खाली खाली लगता है। कैसे रहूंगा तेरे बिना इतने दिन। नैना, वैसे ही जैसे हम रहेंगे कुछ दिनों की। अखिल, दिनों की। नैना, हमारा मतलब सालों की ही तो बात है। एक बार जब आप डॉक्टर बनकर वापस आएंगे तो देखना, आपके स्वागत में कितनी बड़ी पार्टी करते हैं हम। जनार्दन, अगर भाई बहन का लाड़ हो चुका हो तो चले। नैना, हाँ हाँ जल्दी चलिए। तीनों मंदिर जाकर पूजा करते हैं, फिर वहां से वापस आकर अखिल दिल्ली के लिए निकल जाता है। उसे अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप की वजह से वहाँ के टॉप के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था, जहाँ सिर्फ रईस घरों के बच्चे ही पढ़ते हैं। अखिल के जाने के बाद नैना बहुत उदास हो जाती है। वो भी क्यों ना, इतने सालों में वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। 2 दिन बाद अखिल का फोन आता है। अखिल की आवाज सुनकर नैना चहक उठती है। नैना, कितनी देर से फोन किया, हम सब कब से आपका फोन का इंतजार कर रहे थे। अखिल, यहाँ सब सेट करने में समय लग गया, इसलिए देर हो गई, सॉरी। नैना, कोई बात नहीं, हमने माफ किया। अच्छा ये बताइए, वहाँ सब कैसा है। अखिल, क्या बताऊँ छुटकी, कितना बड़ा और शानदार कॉलेज है, मैंने कभी नहीं देखा था। और पता, यहाँ सब बड़ी बड़ी कारों में आते हैं, मेरे पास तो बाइक भी नहीं है। नैना, तो वो क्या हुआ भैया, आप वहाँ पढ़ने गए हैं, गाड़ियों में घूमने थोड़े ना। और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब हमारे पास भी बड़ी गाड़ी होगी। अखिल, हाँ छुटकी, चल अब रात हो गई है, कल कॉलेज में मेरा पहला दिन है तो मुझे सुबह जल्दी उठना है। नैना, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको समय से जगा देंगे। अखिल हैरानी से, वो कैसे, तू तो यहाँ है ही नहीं। नैना, तो क्या हुआ, अगर हम वहाँ नहीं हैं हम फोन तो कर सकते हैं ना। सुबह सुबह हमारा चेहरा ना सही, हमारी आवाज़ से सुन सकते हैं ना। अखिल मुस्कुराकर, हाँ। अच्छा छुटकी, गुड नाइट। नैना, गुड नाइट। अच्छा भैया सुनिए ना, अपना ख्याल रखिएगा और रोज शाम को हमें फोन करके वहाँ की बातें बताइएगा, और खाना समय से खाइएगा, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। और अखिल, और क्या छुटकी। नैना, और कुछ नहीं, बस अपना ध्यान रखिएगा, हम नहीं है ना वहाँ पर। अखिल, आप रुलाकर मानेगी क्या। नैना, नहीं, फोन रखते हैं, आप सो जाइए। नैना फोन रख देती है और जाकर सो जाती है। अगली सुबह, नैना, अरे ओ नैना, कहाँ है तू। पड़ोस की एक औरत घर के दरवाजे से नैना को आवाज लगाती है। नैना, अरे मिसराइन काकी, अंदर आइए ना, आज सुबह सुबह हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई। मिसराइन, वो संगीता की शादी तय हो गई है तो मिठाई लेकर आए थे तुम लोगों के लिए। नैना हैरानी से, क्या, संगीता की शादी,
इतनी जल्दी? मिश्राइन जल्दी कहाँ, 19 की तो हो गई है। तब तक जनार्दन भी बाहर आ जाते हैं। नैना, पर काकी, अभी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। मिश्राइन, 12 क्लास पढ़ चुकी है, और वैसे भी ज़्यादा पढ़ लिख कर करेगी क्या, घर ही तो संभालना है ना। फिर जनार्दन से, और भाई साहब, हम तो कहते हैं आप भी नैना के लिए लड़का देखना शुरू कर दीजिए, 12वीं तो इसकी भी हो गई है। जनार्दन, नहीं भाभी, अभी इसे और पढ़ना है, हम इसे कॉलेज भेजेंगे। मिशन, भाई साहब, कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है, अकेली लड़की, जमाना कितना खराब है, ये तो आप जानते ही हैं। जनार्दन, भाभी, दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, कुछ बुरे लोगों की वजह से हम अपनी बेटी की खुशियाँ छीन लें? नहीं। मिशन, आपकी बेटी है भाई साहब, जो मनाए कीजिए, बिन माँ की बेटी है, सोचा कि ऊंच नीच समझा दे, हमारा फर्ज था कहना, सो कह दिया, आगे आपकी मर्जी। 1 महीने बाद संगीता की शादी है, नैना को मदद के लिए भेज दीजिएगा। जनार्दन, ये भी कोई कहने की बात है, नैना भी तो आपकी ही बेटी है। मिश्राइन चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना जनार्दन के गले लगकर, थैंक यू पापा, हम बहुत खुश हैं कि आपने आगे पढ़ने की इजाज़त दी। जनार्दन, ये तो हमारा फर्ज है बेटा, हम तब तक तेरी शादी नहीं करवाएंगे जब तक तू अपने खुद के पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। नैना का कॉलेज शुरू हो जाता है, वहीं उसकी सहेली संगीता की शादी भी हो जाती है। नैना की अखिल से बात होती रहती है, और वो उसे अपने कॉलेज की, दोस्तों की ढेर सारी बातें बताया करता है। नैना उसकी आवाज़ में खुशी के साथ साथ एक बदलाव भी महसूस करती थी। अखिल हमेशा अपने रईस दोस्तों की बातें करता। नैना को लगता जैसे अखिल वहाँ की चमक धमक में खुद को खो रखा है। एक दिन नैना ने कह दिया कि भैया आप बदल रहे हैं। इस पर अखिल ने हंसते हुए जवाब दिया, छुटकी, समय के साथ साथ सबको बदलना चाहिए, अब तू भी आदत डाल ले। तुझे पता है यहाँ मेरे कितने दोस्त बन गए हैं, और सब कितने अमीर हैं, सब मुझे बहुत मानते हैं, जहाँ भी जाते हैं मुझे साथ में लेकर जाते हैं। वो लगातार सबके बारे में बोल रहा था, और नैना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। नैना, भैया संभल कर रहिएगा, जिस दुनिया में आपने कदम रख दिया है वो हम जैसों की नहीं है। अखिल, तू भी ना छुटकी, एकदम पापा की तरह बात करती है। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे पार्टी में जाना है, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे होंगे। नैना ने फ़ोन रख दिया, पर उसके मन में अखिल को लेकर कई चिंताओं ने घर कर लिया था, पर वो ये बात जनार्दन से नहीं कहती है। इसी तरह 1 साल का वक्त गुजर जाता है। इस बीच अखिल 2-3 बार घर आया, पर हर बार उसके व्यवहार में बदलाव साफ नजर आ रहा था। जिम्मेदार और समझदार अखिल अब कुछ बेपरवाह सा हो गया था, और उसके बोलने चालने का ढंग भी बदल गया था। जनार्दन को उसके रंग ढंग देखकर चिंता होने लगती है, पर नैना उसे ये कहकर समझा देती है कि शहर में रह रहे हैं तो वहाँ के तौर तरीके तो सीखने पड़ेंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन इस बार जब से अखिल वापस गया था, तब से नैना से उसकी बातचीत बहुत कम हो गई थी। इसी बीच एक दिन नैना कॉलेज से लौट रही थी, उसकी सहेली भी उसके साथ थी। उन्होंने देखा 2 लड़के उनका पीछा कर रहे थे। ये देखकर उसकी सहेली नैना से कहती है, नैना, ये लड़के शायद हमारा ही पीछा कर रहे हैं। इस पर नैना ने कहा, शायद नहीं, यकीनन वो हमारा ही पीछा कर रहे हैं, और कई दिनों से हम ये बात नोटिस कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी सहेली हैरानी से पूछती, जब तो ये बात जानती है तो कुछ कहती क्यों नहीं? नैना, क्योंकि वो कुछ नहीं कहते। उसकी सहेली गुस्से से, तुम कुछ मत बोलो, पर आज तो हम इन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। नैना उसे रोकती है, पर वो गुस्से से उन लड़कों की ओर बढ़ जाती है, जिससे वो लड़के वहीं रुक जाते हैं। वो उनसे गुस्से से पूछती है कि वो उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। उनमें से एक लड़का गुस्से से जवाब देता है, हम तुम्हारा नहीं, इनका पीछा कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब इनको कोई परेशानी नहीं तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? वो लड़की भी कहाँ मानने वाली थी, तुनकते हुए जवाब देती है, और ये बात तुमसे किसने कही कि इसे कोई परेशानी नहीं? ये कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वो लड़का गुस्से से आगे बढ़कर, अभी कुछ किया कहाँ है, जब करेंगे तब बोलना। बात बढ़ता देख नैना बीच में बोलते हुए, ये लोग सही कह रहे हैं, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है। वो लड़का मुस्कुराकर, सुन लिया नैना, पर आप लोग हमारा पीछा करते क्यों हैं? वो लड़का, आप अच्छी लगती हैं मुझे, इसलिए। नैना, आप भी अच्छे लगते हैं हमें, पर हम तो आपका पीछा नहीं करते, फिर आप क्यों हमारा पीछा करते हैं? वो लड़का, आपसे कुछ बात करनी थी। नैना, तो इसे पीछा करने की क्या ज़रूरत है, सीधे से आकर बात कर लेते। खैर कहिए क्या बात करनी है आपको? वो लड़का, आप मुझे बहुत पसंद है। नैना तपाक से, शादी करेंगे हमसे? वो लड़का हैरानी से, जी,
नैना, हमारा मतलब अगर आप हमसे शादी करना चाहते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़का, बिल्कुल, अगर आपके घर वाले तैयार हो जाएं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। नैना, देखने से तो आप पढ़े लिखे और अच्छे घर के लगते हैं। कुछ काम वाम करते हैं या अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं? वो लड़का, जी अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। नैना, हमारी भी नहीं हुई। और अगर ऐसे में आप हमारा पीछा करेंगे और ये बात हमारे घर वालों को पता चल गया तो वो कभी राजी नहीं होंगे, उल्टा हमारा कॉलेज बंद करवा देंगे और ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा देंगे। और ऐसा ना तो आप चाहेंगे ना हम। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हम अपनी। जब हम दोनों किसी काबिल बन जाएंगे तो अपने परिवार से बात करेंगे। तब तक अगर आप चाहें तो कभी कभी हमसे मिल सकते हैं। वो लड़का मुस्कुराकर, आप सही कह रही है, ठीक है, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं। नैना की सहेली असमझ की स्थिति में, ये क्या था नैना? नैना मुस्कुराकर, जब बात गांधीगिरी से बन सकती है तो दादागिरी की क्या ज़रूरत? वो लड़के हमें बदमाश नहीं लगे, बस थोड़े मनचले हैं। अगर बदमाश होते तो हम उन्हें मुंह ही नहीं लगाते। हमारे पापा कहते हैं हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें क्या देखते हैं। प्यार की भाषा तो जानवर भी समझते हैं, फिर ये तो इंसान है। और वैसे भी हमें ये लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी सहेली, पर अगर उसने तेरी बात को सीरियसली ले लिया और सच में तुझसे शादी करने पहुंच गया तो? नैना मुस्कुराकर, यहाँ एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है और जो हमने उसे कहा है उसे बहुत वक्त लगने वाला है। तब तक भूल जाएगा हमें, लेकिन अगर नहीं भूला तो सोचेंगे उसके बारे में। अब चले। नैना घर पहुंचती है और शाम को जब उसके पापा वापस आते हैं तो वो उन सब बात को बताती है, जिसे सुनकर जनार्दन मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाते हुए, शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। नैना, आपसे ही तो सीखा है पापा। इधर नैना को अखिल के बारे में बेचैनी होती है। उसका बदला हुआ रूप नैना के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। एक दिन रात 2 बजे नैना को अखिल का फ़ोन आया। नैना ने नंबर देखा तो हैरानी से फ़ोन उठाकर, भैया इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? अखिल भर्राए गले से, कुछ भी ठीक नहीं है चुटकी, तू सही कहती, ये दुनिया हम जैसों के लिए नहीं है। मुझे माननी चाहिए थी तेरी बात, लेकिन मैं यहाँ की चकाचौंध में खो गया था, तेरी बात समझ ही नहीं पाया। नैना असमंजस से, भैया कुछ हुआ है क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप? अखिल, छुटकी, ये अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, तू अपने भाई को गलत मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया। फ़ोन कट जाता है। नैना बेचैन हो जाती है। वो अखिल को बैक कॉल करती है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है। वो बार बार ट्राई करती है पर फ़ोन नहीं लगता है। नैना जाकर जनार्दन को उठाती है और सब बात बताती है। जनार्दन भी परेशान हो जाते हैं। दोनों की रात बड़ी बेचैनी में कटती है। सुबह जनार्दन अखिल के कॉलेज में फ़ोन करते हैं। फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अचानक उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और वो बेसुध से वहीं पर बैठ जाते हैं। नैना किचन में नाश्ता कर रही थी। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर नैना किचन से बाहर आती। जनार्दन को ऐसे देखकर वो घबरा जाती है। वो भागकर उनके पास जाती है। नैना घबराते हुए, पापा क्या हुआ, किसका फ़ोन था? जनार्दन कोई जवाब नहीं देते, बस बेसुध से बैठे होते हैं, जैसे कि उनके अंदर जान ही ना हो। कोई जवाब ना पाकर नैना फ़ोन उठाकर कान से लगाती है, पर तब तक फ़ोन कट चुका था। वो जनार्दन को झकझोरती है पर जनार्दन जस के तस बैठे हुए थे। नैना के आंसू निकल आते हैं। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अपने पड़ोसियों को आवाज़ लगाती है और उनकी मदद से जनार्दन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। जनार्दन को वहाँ पहुँचाकर सब वापस आ जाते हैं। बस शैलेंद्र मिश्रा, संगीता के पापा वहाँ नैना से के साथ रुकते हैं। अंदर डॉक्टर जनार्दन का चेकअप कर रहे थे और बाहर नैना बेचैनी से चक्कर काट रही थी। मिश्रा जी नैना के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरकर, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ऐसे परेशान मत हो। नैना नम आंखों से, काका पापा को कुछ नहीं होगा ना? अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम भी मर जाएंगे। मिश्रा जी उसे अपने गले लगाकर, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी डॉक्टर बाहर आती है। वो दोनों उनके पास जाते हैं। नैना, डॉक्टर क्या हुआ हमारे पापा को, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते, उन्हें हार्ट अटैक आया है, मुझे लगता है उन्हें किसी बात का गहरा सदमा लगा है। ये सुनकर नैना रोने लगती है। मिश्रा उसे संभालते हुए डॉक्टर से, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर, मैंने कहा ना, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, उनकी हालत बहुत नाजुक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं और नैना वहीं बैठकर रोने लगती है। मिश्रा जी उसे चुप कराते हुए, बेटा अखिल को फ़ोन कर दो। नैना, हाँ। वो अखिल को फ़ोन लगाती है पर फ़ोन नहीं लगता है। वो बार बार कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता है। मिश्रा जी, बेस्ट होगा कहीं बाद में कर लेना। नैना हाँ में गर्दन हिला देती है और मन में, कहाँ हैं भैया आप। अगले दिन जनार्दन की हालत में कुछ सुधार होता है पर वो अभी भी बात करने की कंडीशन में नहीं होते हैं। नैना वहीं हॉस्पिटल में ही रुकती है। वो फ़ोन करके अपने मामा मामी को बुला लेती है। वो बार बार अखिल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। वो कॉलेज में भी फ़ोन करती है पर किसी से बात नहीं हो पाती। वो खुद पर चिल्लाते हुए, सब हमारी गलती है, हमें भैया से उनके किसी दोस्त का नंबर ले लेना चाहिए था। ऐसा तो कभी नहीं होता कि भैया इतने समय तक अपना फ़ोन बंद रखें। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। उस दिन बहुत अजीब बातें कर रहे थे। क्या करें हम, कैसे पता लगाएं उनका। पापा की हालत भी ठीक नहीं है। वो ये सब सोच ही रही थी कि नर्स उसे आवाज़ लगाती है, आपके पापा को होश आ गया है और वो आपको बुला रहे हैं। नैना भागकर अपने पापा के पास जाती है। नैना खुशी से, पापा आप ठीक हैं, कितना डरा दिया हमें। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता। जनार्दन नैना के चेहरे पर हाथ फेरकर, अखिल से बात हुई। नैना को याद आता है कि डॉक्टर ने जनार्दन को टेंशन से दूर रखने के लिए कहा था। वो हल्का मुस्कुराकर, हाँ अभी उन्हीं से बात कर रहे थे। जब उन्हें आपके बारे में पता चला तो यहाँ आ रहे थे पर हमने मना कर दिया। उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, इसलिए। नैना झूठ बोल देती है। जनार्दन, तू सच कह रही है ना। नैना, आपको भरोसा नहीं है हम पर। आपको पता है ना, आपकी नैना कभी आपसे झूठ नहीं बोलती है। जनार्दन, जानते हैं, पर उस दिन हमने अखिल के कॉलेज में फ़ोन किया था तो वो लोग कुछ और ही बोल रहे थे। नैना को भनक लग जाता है कि उसका डर शायद सच है। जरूर अखिल अखिल किसी मुसीबत में है। और ये बात सुनने के बाद ही जनार्दन की तबीयत खराब हुई थी। नैना डरते हुए, क्या कहा था उन लोगों ने। जनार्दन नैना को सब बताते हैं जिसे सुनकर नैना का होश उड़ जाता है। नैना अपने आप से, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता है। जनार्दन उसके चेहरे की बेचैनी पढ़ लेते हैं। वो नैना का हाथ पकड़कर, क्या हुआ, तो इतनी परेशान क्यों है, तेरी बात हुई है ना अखिल से। नैना अपनी भावनाएं छुपाते हुए, हाँ पापा, हमारी बात हुई है उनसे। उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। क्या आपको लगता है कि भैया कभी ऐसा कर सकते हैं। जनार्दन, नहीं। नैना, फिर बस आपको उनकी बात पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए, वरना भैया आएंगे तो हम पर चिल्लाएंगे कि हमने आपका ध्यान नहीं रखा। अच्छा पापा, अब आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने आपको ज़्यादा बात करने से मना किया है। और हाँ, बेकार का टेंशन मत लीजिएगा। जनार्दन, सुन, हमारी बात करा ना अखिल से। नैना धर्म संकट में पड़ जाती है। वो कुछ सोचकर, पापा भैया किसी काम से गए हैं, उन्होंने हमें शाम को फ़ोन करने को बोला है। जैसे ही उनका फ़ोन आएगा हम आपकी बात करा देंगे। अभी आप आराम कीजिए। नैना बाहर आकर रो पड़ती है। वो अपने मन में, हमें माफ़ कर दीजिएगा पापा, हमने आपसे झूठ बोला है, हम मजबूर थे। पर कुछ भी हो, हमें भैया का पता लगाना ही होगा। वो किसी तरह 2 दिन हॉस्पिटल में रहती है पर वो जनार्दन के सामने कम ही आती है क्योंकि वो अखिल से बात करने के लिए कहते हैं, जिससे नैना हर बार किसी न किसी बहाने से बहला लेती है। 2 दिन बाद जनार्दन की हालत में बहुत सुधार हो जाता है। उसे छुट्टी मिल जाती है। नैना अपने मामा मामी के साथ उन्हें घर लेकर आती है। अब नैना को अखिल का पता लगाना था लेकिन उसे ये सब जनार्दन से छुपा कर करना था। तो उसने जनार्दन को कुछ समय के लिए मामा मामी के साथ भेजने की सोची, पर कैसे। रात के समय खाने पर, नैना, मामा जी हम सोच रहे थे कि कुछ दिन आपके पास रहने आते। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए उनके दफ्तर से 10 दिन की छुट्टी ले रखी है। मामा जी खुश होकर, क्यों नहीं बेटा, कल हम जा रहे हैं तो आप लोग भी साथ चलो। नैना, मामा जी भैया का जन्मदिन आने वाला है, इस बार वो यहाँ नहीं आ पाएंगे तो हम सोच रहे थे कि वहाँ जाकर उनसे मिल लेते। आप पापा को लेकर जाइए, हम भैया से मिलकर आपके पास आएंगे। जनार्दन, ठीक है, फिर हम दोनों चलते हैं, हमें भी उससे मिलने का मन कर रहा है और हम तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकते। नैना, पापा आपको डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना किया है और क्या आपको हम पर विश्वास नहीं। जनार्दन, ऐसा नहीं है बेटा, हमें तुम पर पूरा विश्वास है पर ज़माना बहुत ख़राब है। नैना, पापा आप ही तो कहते हैं ना कि दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, फिर क्यों डर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा और हम अपना पूरा ख्याल रखेंगे। जनार्दन मुस्कुरा देते हैं। सब खाना खाते हैं। फिर नैना जनार्दन को दवाई लेकर सुला देती है और जाकर मामा मामी को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर मामी, इतना सब हो गया और तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। नैना, क्या बताते मामी।
हमें तो खुद नहीं मालूम कि आखिर पूरी बात है क्या, पर हमें यकीन है भैया ये कभी नहीं कर सकते। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर क्या, ये तो भैया से मिलकर ही पता चलेगा। इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं, पर पापा को ये नहीं बता सकते, वरना उन्हें सदमा लग सकता है। हम भैया से मिलकर उन्हें जल्दी ही वापस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पापा का ध्यान रखिएगा। मामा जी ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। नैना नहीं, अगर आप हमारे साथ गए तो पापा को लगेगा कि ज़रूर कोई बात है, और फिर उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पापा का ध्यान भी रखना है, और मामी अकेले कैसे कर पाएंगी। मामी, नैना सही कह रही है, आप चिंता मत कीजिए, वहाँ मेरे भाई का बेटा रहता है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, वो नैना की मदद करेगा। नैना मुस्कुरा देती है। अगली सुबह मामा मामी जनार्दन को लेकर अपने घर चले जाते हैं, और नैना दिल्ली के लिए निकल जाती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नैना ट्रेन से उतरकर एक बेंच पर बैठती है और अपनी मामी के दिए नंबर पर फ़ोन लगाती है। नैना, हेलो। हम नैना। दूसरी तरफ से, जी नैना जी, मैं स्टेशन पर ही हूँ, आप कहाँ हैं। नैना, जी हम यहीं ट्रेन के पास ही हैं। दूसरी तरफ से, जी आप वहीं रुकिए, मैं पहुँचता हूँ। नैना फ़ोन रखकर वहीं बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़का आता है, करीब 26-27 साल का। वो चारों ओर नज़र दौड़ाता है। नैना के साथ ही 2 लड़कियां और बैठी होती हैं। नैना बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। वो लड़का लगातार उन तीनों को ही देख रहा था। नैना को बड़ा अजीब लगता है। वो लड़का कुछ सोचते हुए किसी को फ़ोन लगाता है। तभी नैना का फ़ोन रिंग होता है। वो लड़का हैरानी से नैना की तरफ देखता है। नैना दूसरी ओर चेहरा करके फ़ोन उठाती है। तभी वो लड़का उसके पास आकर, नैना। नैना हैरानी से उसे देखकर, जी। वो लड़का फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए अपने हाथ आगे करके, हाय रोहित। नैना मुस्कुराकर, आपको मामी ने भेजा है। रोहित मुस्कुराकर, जी, आपकी मामी और मेरी बुआ। नैना मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर, जी नमस्ते। रोहित भी अपने हाथ जोड़कर, जी नमस्ते। चले। नैना हाँ में सिर हिलाकर अपना सामान उठाने लगती। रोहित उसके हाथ से सामान लेते हुए, ये मैं ले लेता हूँ। नैना मुस्कुरा देती है। दोनों वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी देर में वो लोग रोहित के घर पहुँच जाते हैं। रोहित नैना को अपनी माँ से मिलाता है। नैना उन्हें नमस्ते करती है। रोहित, आप जाकर फ्रेश हो जाइए और आराम कीजिए। नैना, नहीं, हमें भैया का पता लगाना है। रोहित, देखिए, बुआ ने मुझे सब बता दिया और मैंने पता किया है, शाम हो गई है, इस वक्त वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको सुबह ले चलूँगा वहाँ। नैना आगे कुछ नहीं बोलती है। रोहित की माँ उसे कमरे में ले जाती है। अगली सुबह रोहित नैना को लेकर अखिल के कॉलेज पहुँचता है। नैना कॉलेज देखकर, बाप रे, इतना बड़ा कॉलेज। रोहित, हाँ, ये कॉलेज कैंपस बहुत बड़ा है। चलिए प्रिंसिपल ऑफिस में चलकर उनसे मिलते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफिस में। नैना दरवाजे से, क्या हम अंदर आ सकते हैं। प्रिंसिपल, यस कमिंग। नैना और रोहित अंदर जाते हैं। प्रिंसिपल, बैठिए, कहिए क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। नैना अपने हाथ जोड़कर, जी नमस्ते, हम नैना। नैना भारद्वाज, अखिल भारद्वाज की बहन। अखिल का नाम सुनकर ही प्रिंसिपल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नैना, सर, 10 दिन से उनसे हमारी बात नहीं हुई है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कहाँ हैं, हमें मिलना है उनसे। प्रिंसिपल अपने चेयर से उठकर, सॉरी, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, आप बाहर इंतज़ार कीजिए। नैना हैरान होकर, लेकिन सर। प्रिंसिपल, एक्सक्यूज़ मी। वो वहाँ से चला जाता है। रोहित और नैना हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। उन्हें 2 घंटे बाद प्रिंसिपल वापस आता है। वो दोनों उठकर उसके पास जाने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल का इशारा पाकर पियून आकर उन्हें रोकते हुए, आप लोग बैठिए, सर जब बुलाएंगे तब अंदर जाइएगा। रोहित, ये क्या बात हुई, हमें 2 मिनट उनसे मिलना है और उन्होंने हमें 2 घंटे से यहाँ बैठा रखा है और अब भी कहते हैं इंतज़ार करो। आप हमें अखिल का क्लासरूम बताइए, हम वहाँ जाकर पता कर लेंगे। प्यून, हम इस बारे में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं, आपको प्रिंसिपल सर से ही बात करनी होगी, आप इंतज़ार कीजिए। रोहित गुस्से से, व्हाट द हेल। नैना रोहित को रोकते हुए, रोहित जी प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, ज़रूर प्रिंसिपल सर को कोई काम होगा, हम इंतज़ार करते हैं। दोनों बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में रोहित को किसी का फ़ोन आता है। रोहित नैना से, मेरे ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, अर्जेंट है, मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, कल फिर आकर मिल लेंगे। नैना, नहीं रोहित जी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें भैया का पता लगाना ही होगा, आप जाइए, हम सर से मिलकर ही वापस जाएंगे। रोहित, देखिए, ये नई जगह है आपके लिए, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। नैना, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान रखेंगे, कोई भी ज़रूरत होगी तो आपको फ़ोन कर लेंगे। रोहित के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। वो नैना को घर का पता समझाकर वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। नैना वहाँ बैठी होती है। तभी प्यून उसके पास आकर कहता है कि वो वहाँ नहीं बैठ सकती है, ये रूल के खिलाफ है
और उसे कैंपस के गेट के बाहर छोड़ आता है, ये कहकर कि वहाँ बैठकर इंतज़ार करे। नैना वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है पर वो प्रिंसिपल से नहीं मिल पाती है। उसका बेचैनी बढ़ने लगती है। शाम को रोहित का फ़ोन आता है तो वो उसे बताती है कि वो वहीं है। तो रोहित उसे लेने पहुँचता है, उसे लेकर घर वापस आता है। रोहित, ये क्या बकवास है, अंदर इंतज़ार नहीं कर सकते, बाहर बैठना पड़ेगा। नैना, जो भी हो रोहित जी, कैसे भी करके एक बार हम उनसे मिलना ही होगा। बस एक ही रास्ता नज़र आ रहा है हमें भैया तक पहुंचने का। अगली सुबह नैना तैयार होकर फिर कॉलेज से जाने लगती है। रोहित भी उसके साथ चलने लगता है पर नैना उसे मना करती है कि पता नहीं वहाँ कितना समय लगे, उसे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रोहित मना करता है तो वो जिद करते हुए कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी और उसे घर का पता अच्छे से याद हो गया है। जब वो नहीं मानती है तो रोहित उसे कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। नैना वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स का आना शुरू हो जाता है। नैना गेट के पास बैठी प्रिंसिपल के आने का इंतज़ार कर रही थी। सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। तभी वहाँ से प्रिंसिपल की गाड़ी अंदर आती है। नैना अंदर जाने लगती है पर वॉचमैन उसे रोक देता है। नैना वहीं बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक बड़ी सी गाड़ी अंदर जाती है। उसमें कुछ लड़के बैठे होते हैं। उनकी नज़र नैना पर पड़ती है। वो आपस में कुछ बातें करते हैं, फिर नैना के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। नैना उन्हें हैरानी से देखती है। उनमें से एक लड़का आगे आकर, हेलो, मेरा नाम क्रिस है, कल भी आपको यहाँ पर बैठे देखा था, कोई प्रॉब्लम है मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। नैना उसके साथ खड़े दो लड़कों को देखती है जो मुंह दबाए अजीब मुस्कुरा रहे थे। नैना को बड़ा अजीब लगता है। क्रिस नैना को देखकर, अरे ये मेरे दोस्त हैं विराज और शेखर, आप बताइए। नैना, जी वो हम नैना हैं, अखिल की बहन, वो यहीं पढ़ते हैं, कई दिनों से उनका कुछ पता नहीं, इसलिए उन्हें ढूंढने आए हैं। आप जानते हैं उन्हें, क्या आप मिलवा सकते हैं हमें? तभी शेखर, क्या बात है, इतनी खूबसूरत बहन है अखिल की, उसने कभी बताया नहीं। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। नैना को कुछ अच्छा नहीं लगता। क्रिस नैना को देखकर, अरे चुप कर, कैसी बात कर रहा है, लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता तुझे? विराज मुस्कुरा कर, तू है ना इज्जत करने के लिए। क्रिस मुस्कुरा देता है। नैना को वो लोग कुछ ठीक नहीं लगते हैं। वो वहाँ से जाने लगती है। शेखर उसके सामने आकर, आप कहाँ जा रही हैं, चलिए आपके भाई से मिलवा देते हैं आपको। नैना, जी नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। वो वहाँ से जाने लगती है। शेखर उसका हाथ पकड़कर, कहाँ जा रही हो, कहाँ ना मिलवा देते हैं अखिल से। नैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए हमें, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, हम अपने भैया को खुद ढूंढ लेंगे। शोर सुनकर बहुत से स्टूडेंट वहाँ जमा हो जाते हैं। विराज सबकी तरफ देखकर, देखो सब, एक चोर और मर्डरर की बहन कैसी लगती है। नैना चिल्लाकर, हमारे भैया ने कुछ नहीं किया और हम ये साबित करके रहेंगे, बस एक बार वो मिल जाए हमें। विराज, अरे वाह, क्या तेवर है इसके। सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे पर कोई नैना की मदद के लिए नहीं आ रहा था। तभी वहाँ किसी की कड़क आवाज़ आती है। क्या हो रहा है वहाँ? आवाज़ सुनकर सब वहाँ से तितर बितर होने लगते हैं। शेखर भी नैना का हाथ छोड़ देता है। वो आदमी वहाँ आकर, क्रिस क्या हो रहा है यहाँ? क्रिस, कुछ नहीं सर, ये लड़की अखिल के बारे में पूछ रही है। वो आदमी नैना को देखकर, अखिल यहाँ नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है, तुम अपने घर जाओ। नैना, लेकिन सर वो घर नहीं पहुँचे। वो आदमी, देखो हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, अपने घर जाओ। फिर क्रिस और उसके दोस्तों से, और तुम लोग जाओ अपनी क्लास में। वो तीनों नैना को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी नैना को पानी देते हुए, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ बेटा, अपने घर जाओ। नैना, हमारे भैया हमारे लिए सब कुछ है सर, उनके बारे में सुनकर ही हमारे पापा को हार्ट अटैक आ गया था, उन्हें बचाने के लिए हमें उनसे झूठ बोलना पड़ा। अगर उनका पता नहीं चला तो हमारे पापा जी नहीं पाएंगे। हमें भैया को कैसे भी करके ढूंढना ही होगा, वरना हम अपने पापा को भी खो देंगे। अब आप ही बताइए सर, हम घर कैसे जा सकते हैं? वह आदमी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। नैना भी जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वॉचमैन उसके पास आकर, बेटा कल भी तुम सारा दिन यहीं बैठी रही और आज भी यहाँ आ गई, क्या बात है? नैना उसे सब बताती है। फिर उससे पूछती है, काका आप तो जानते होंगे ना हमारे भैया को? नहीं बेटा, मुझे यहाँ काम करते हुए 4 दिन ही हुए हैं। यहाँ कुछ हुआ था जिसके कारण पहले वाले वॉचमैन को निकाल दिया था। वॉचमैन जवाब देता है। नैना फिर निराश हो जाती है। आज का दिन भी निकल जाता है पर नैना को अखिल का कुछ भी पता नहीं चलता है, ना ही वो प्रिंसिपल से मिल पाती। अगले दिन फिर नैना वहाँ आकर बैठ जाती है। जब प्रिंसिपल की नज़र नैना पर जाती है तो वो वॉचमैन को बुलाकर फटकार लगाता है। वो वापस आकर नैना से कहता है, बेटा तुम यहाँ से चली जाओ वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।
नैना, काका एक बार सर से मिल लेंगे फिर चले जाएंगे यहाँ से। वॉचमैन, बेटा अब भी तुम्हें समझ नहीं आया? वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहते, वरना 2 दिन से तुम्हें यहाँ बैठा कर नहीं रखते। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, चली जाओ यहाँ से। नैना को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, पर वॉचमैन की बात सुनकर वो वहाँ रुक भी नहीं सकती थी। वो भारी मन से वहाँ से जाने लगती है, तभी वो किसी लड़के से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही वो लड़का उसे संभाल लेता है, लेकिन उस लड़के का सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो लड़का नैना से, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। नैना, नहीं, गलती हमारी है, हमारा ध्यान कहीं और था। वो लड़का बैठकर अपनी किताबें उठाने लगता है। नैना भी उसकी मदद करने लगती है। वो लड़का नैना के हाथ में कुछ पकड़ाता है और उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। नैना अपने हाथ में देखती है, एक नोट होता है। वो उस लड़के की तरफ देखती है, वो लड़का भी पलटकर उसे देखता है और वो नोट पढ़ने का इशारा करते हुए चला जाता है। नैना हैरानी से वो नोट खोलकर पढ़ती है। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर सच्चाई जानना चाहती हो तो शाम 5 बजे डिलाइट कैफ़े में मिलो। नैना वहाँ से निकलकर बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। वो एक बार फिर वो चिट पढ़ती है। चिट पढ़कर वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो उस लड़के पर विश्वास करके उससे मिलने जाए। कल जो उसके साथ हुआ, कहीं इसके भी इरादे वैसे ही तो नहीं। वो इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर करे तो क्या करे। फिर उसने तय किया कि वो उस लड़के से मिलेगी, क्योंकि इस वक्त अखिल तक पहुँचने की एक यही उम्मीद उसे नज़र आ रही थी। वो अपना मन मजबूत करके कैफ़े में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो समय देखती है कि 2 बज रहे थे। वो वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगती है। 5 बजे वो लड़का उस कैफ़े में पहुंचता है। नैना को देखकर वो नैना के पास जाता है। नैना उसे देखकर खड़ी हो जाती है। वो लड़का अपने हाथ आगे करके, हाय, मेरा नाम शिवम है। नैना हाथ जोड़कर, जी नमस्ते, हमारा नाम नैना है। शिवम झेप कर अपने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते करता है। शिवम, अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। नैना बैठ जाती है। शिवम, आप कुछ लेंगी, चाय कॉफ़ी? फिर वेटर को आवाज़ लगाता है। नैना, आप कुछ बताने वाले थे, हमारे भैया के बारे में क्या जानते हैं? तब तक वेटर भी वहाँ जाता है। शिवम उसे 2 कॉफ़ी लाने को बोल देता है। फिर नैना की तरफ देखकर, मैं अखिल का रूममेट हूँ। आई मीन था। हम दोनों हॉस्टल में एक ही कमरे में रहते थे। नैना की आंखें चमक उठती है। वो बहुत उम्मीद के साथ शिवम से पूछती है, आप जानते हैं वो कहाँ है? प्लीज़ हमें मिलवा दीजिए, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। शिवम, आई एम सॉरी, पर मैं नहीं जानता इस वक्त वो कहाँ है। नैना कुर्सी से उठकर गुस्से से, क्या? अगर नहीं जानते तो इस तरह हमें यहाँ बुलाने का क्या मतलब? आप पर भरोसा करके हम 3 घंटे से यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आप हमें हमारे भैया से मिलवा सकते हैं, और आप कह रहे हैं आपको नहीं मालूम। शिवम, रिलैक्स, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नैना खड़ी रहती है। शिवम, प्लीज़। नैना वहाँ बैठ जाती है। शिवम, मैं देहरादून से हूँ और यह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ। अखिल ने मेरे एक दिन बाद कॉलेज ज्वाइन किया था। वो एक होनहार और साफ दिल का लड़का था, इसलिए जल्द ही उसकी सबसे दोस्ती हो गई। मुझे भी अखिल की तरह ही यहाँ स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिला था। जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला यहाँ स्टूडेंट का 2 ग्रुप है, एक जिन्हें यहाँ स्कॉलरशिप या किसी की मदद से एडमिशन मिला है, और दूसरा जिनके पास बहुत सारा पैसा है। वो लोग जब भी मौका मिलता है हमें परेशान करते हैं, हमसे अपना काम निकलवाते हैं, और हम चुपचाप उनकी बात मान लिया करते हैं, क्योंकि उनसे उलझना मतलब कॉलेज से छुट्टी। क्योंकि उनका लीडर था क्रिस खुराना, जिससे आप कल मिली थी। वो यहाँ बहुत ही पावरफुल मंत्री का बेटा है। उसके 2 दोस्त हमेशा उसके साथ रहते हैं, शेखर जो इसी शहर से है और हमारे कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा, और विराट जो भोपाल के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ये तीनों कॉलेज को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और यहाँ के स्टूडेंट को अपना गुलाम। उनका दबदबा इतना है, कॉलेज के प्रोफेसर्स भी उनके खिलाफ नहीं जाते हैं। उनका जो मन करता है वो करते हैं, बिना किसी डर, बिना किसी रुकावट के। मैं और अखिल दोनों ही जहाँ तक होता है इनसे दूर ही रहते, पर अखिल उनकी लाइफ स्टाइल से बहुत प्रभावित रहता है। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक लड़की आई, नियत, बहुत ही खूबसूरत। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, माँ बाप की इकलौती औलाद। उनका सपना था कि नियति एक काबिल डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उसकी पढ़ाई में लगा दिया। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इंटेलिजेंट भी। 1 साल पहले नियत के कॉलेज का पहला दिन, शेखर, विराज और क्रिस एक जगह बैठे थे। शेखर, ए क्रिस, वो देख, क्या लड़की है भाई। विराज, तुझे तो हर लड़की परी ही लगती है, कोई पटती जो नहीं। शेखर, ठीक है, मत मानो मेरी बात, मैं तो चला उससे दोस्ती करने। क्रिस, ऑल द बेस्ट ब्रो।
दोनों हंस देते हैं और शेखर मुंह चिढ़ाते हुए नियति की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में एक जोरदार तमाचे की आवाज़ आती है। क्रिस और विराज के साथ साथ सभी स्टूडेंट उस ओर देखते हैं। शेखर अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से से नियति को घूर रहा था। नियति का चेहरा दूसरी ओर था, इस वजह से विराज और क्रिस उसे नहीं देख पाते। वह हैरान हो जाते कि आखिर ये है कौन जिसने शेखर को थप्पड़ मारने की हिम्मत की। नियति गुस्से से शेखर की तरफ उंगली पॉइंट करके, अगली बार मेरा हाथ पकड़ने से पहले ये थप्पड़ याद रखना। वो पलट कर क्लास की ओर चल देती है। जब विराज और क्रिस नियत को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने तरीके से नियति से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर नियति उनसे बात नहीं करती। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अखिल का व्यवहार नियति को बहुत पसंद आता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। साथ ही शिवम की भी नियति से दोस्ती हो जाती है। अब हर जगह वो तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, जिससे क्रिस और उसके दोस्तों को बहुत बुरा लगता है। वो ये बात पचा नहीं पा रहे थे कि एक लड़की उन्हें रिजेक्ट करके एक मामूली से लड़के से दोस्ती करे। फिर एक दिन वो तीनों कैंटीन में बैठे थे। उसी वक्त अखिल, नियति और शिवम भी वहां पहुंचे। वो तीनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। ये देखकर शेखर गुस्से में उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवम और अखिल उसे देखकर नियति को वहां से चलने के लिए इशारा करते हैं, पर नियति उन्हें मना करती है। तुम सब इनसे इतना डरते क्यों हो? फिर शेखर से, एंड यू यहाँ क्यों आए हो? शेखर, तुम लोगों को ये बताने कि हम कौन हैं। नियति, अच्छा, देन टेल मी हु आर यू? शेखर उसका हाथ पकड़कर, चलो आज बता ही देते हैं तुम्हें। प्यार की भाषा समझ नहीं आती है ना तुम्हें? तुम जो भाषा समझती हो उसी भाषा में। नियति अपना हाथ छुटाकर उसके गाल पर थप्पड़ लगा देती और उसे घूरते हुए, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी तुम्हें, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। पर तुम तो कुत्ते की दुम हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। शेखर गुस्से में उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अखिल बीच में आकर, भाई जाने दे, ये पागल है, मैं समझाऊंगा इसे, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नियत, अखिल ये क्या कर रहे हो? अखिल, नियत प्लीज़ चुप रहो तुम, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं। शेखर अखिल का कॉलर पकड़कर, तू रोकेगा मुझे? तभी वहाँ क्रिस और विराज भी आ जाते हैं। क्रिस अखिल का कॉलर छुड़ाते हुए, शेखर क्या करते हो? हम यहाँ पढ़ने आए हैं, लड़ाई झगड़ा करने नहीं, है ना अखिल? अखिल, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्रिस, तुम सही कह रहे हो। शेखर, सॉरी बोलो इन्हें। शेखर हैरानी से, हैव यू लॉस्ट इट? मैं इन्हें सॉरी बोलूँ? विराज, क्रिस सही कह रहा शेखर, सॉरी बोलो और दोस्ती कर लो। क्रिस अखिल की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर, पुरानी बातें भूल जाते हैं, दोस्ती करोगे हमसे? अखिल मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए, क्यों नहीं? विराज भी मुस्कुराकर अखिल से हाथ मिलाता है। दोनों शिवम की तरफ भी मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते हैं। शिवम भी उनसे हाथ मिला लेता है। क्रिस, शेखर, शेखर भी बेमन से उन्हें सॉरी बोलकर हाथ मिला लेता है। क्रिस नियत की तरफ हाथ बढ़ाता है, वो गुस्से से अपना मुंह फेर लेती है। वो सब नियत को देखती हुई वहां से चले जाते हैं। नैना ध्यान से शिवम की बातें सुन रही थी। शिवम बोलते बोलते चुप हो जाता है। नैना, फिर क्या हुआ? शिवम, उसके बाद हम जहाँ भी जाते वो लोग वहाँ पहुँच जाते, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर अखिल उनसे घुलने मिलने लगा था। ये बात मुझे और नियति को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अखिल उनकी शान और शौकत में खोता चला गया। धीरे धीरे वो हमसे दूर और उनके करीब होता चला गया। फिर एक दिन उसने हॉस्टल छोड़कर विराज के साथ रहने का फैसला कर लिया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और विराज के साथ रहने चला गया। वो उसके फ्लैट में रहता, उन लोगों के साथ पार्टियों में जाता। इस कारण उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। नियत ने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। वो अब सिर्फ कॉलेज टाइम में ही हमसे मिलता, वो भी बहुत कम। इस बात को 4 महीने हो गए। मेरा अखिल के साथ कांटेक्ट काफ़ी कम हो चुका था, इवन टूट चुका था। मेरी उससे फ़ोन पर भी बातें नहीं होती थी। नैना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, हाँ, कुछ वक्त से वो हमसे भी बहुत कम ही बात करते थे। शिवम मुस्कुराकर, वो जब मेरे साथ था अक्सर आपकी बातें किया करता था, बहुत प्यार करता था वो आपसे। नैना की आंख डबडबा जाती है, पर वो खुद को संभालती हुई, क्या उसके बाद आपकी भैया से कोई बात नहीं हुई? शिवम, मैंने कहा ना, कॉलेज टाइम में हम मिला करते थे। कुछ 15 दिन पहले की बात है। उसने मुझे और नियत को किसी पार्टी के लिए इनवाइट किया। हमें मालूम था कि क्रिस और उसके दोस्त भी इस पार्टी में होंगे, तो हमने जाने से मना कर दिया। उसी रात करीब 12 बजे मुझे उसका फ़ोन आया। मैं सो रहा था, लेकिन अखिल का नंबर देखकर मैं चौंक गया। पता नहीं क्यों कुछ गलत होने जैसा लगा, तो मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। उसने तुरंत मुझे बुलाया।
वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मैं किसी तरह सबसे छिपते छिपाते उससे मिलने पहुंचा। वहां उसने मुझे बताया कि क्रिस ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी थी अपने फार्म हाउस पे। वहां उसने नियति को भी लाने को कहा ताकि वो आपस का झगड़ा खत्म कर सके। पता नहीं अखिल ने ये कैसे किया, पर वो नियति को मनाकर वहां ले गया। पर क्रिस और उसके दोस्तों के इरादे कुछ और ही थे। वहां पहुंचकर इन दोनों ने देखा कि वहां इनके अलावा कोई नहीं था। वो नियति से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगे। अखिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सका। नियत ने खुद का बचाव करते हुए वहां से भागने की कोशिश की, पर शेखर ने उसे पकड़ लिया। इसी भागा दौड़ी में नियत का सिर दीवार से जा लगा और वो वहीं बेसुध होकर गिर गई। विराज ने जाकर देखा और घबराते हुए उससे कहा कि वो मर चुकी है। अखिल ये सुनकर चीख पड़ा कि उन लोगों ने उसे मार डाला। वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। उन्हें बचाव का एक ही रास्ता नजर आया कि वो अखिल को भी मार डाले और सारा इल्जाम उस पर लगा दे। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, अखिल वहां से भागने में कामयाब हो गया और मेरे पास पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगा और उन सबको सजा दिलवाएगा। मैंने उससे कहा कि उन लोगों से उलझने से अच्छा है कि वो अपने गांव चला जाए, पर वो नहीं माना। वो दिन है और आज का दिन। अखिल फिर कभी दिखाई नहीं दिया। नैना, फिर कॉलेज में जब हमारे पापा ने फ़ोन किया तो ऐसा क्यों कहा कि भैया क्वेश्चन पेपर चुराते हुए किसी लड़की ने उन्हें देखा और वो शोर मचाने लगी। ये देखकर भैया ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो मारी गई और भैया वहां से भाग निकले। शिवम, उन सबको बचाने के लिए। अखिल और बाकी सबको लगा कि नियति मर चुकी है और सब उसे वहीं छोड़कर अखिल के पीछे वहां से चले आए, पर वो जिंदा थी। दूसरे दिन वो जख्मी हालत में कॉलेज आई और सबके बारे में बताया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो पुलिस को बताने को बोलकर वहाँ से चली गई। उसके बाद से उसकी भी कोई खबर नहीं आई। नैना, मतलब पूरे कॉलेज को पता है कि हमारे भैया बेगुनाह हैं, पर कोई ये बात बताने को तैयार नहीं है। और शिवम जी, आप तो दोस्त थे उनके, फिर आपने भी उनकी मदद नहीं की। शिवम, मैं डर गया था। नैना, फिर आज हमें ये सब क्यों बता रहे हैं? शिवम, उस दिन के बाद से मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ कि काश मैंने हिम्मत की होती तो शायद मेरे दोस्त आज मेरे पास होते। पर गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता है। कल जब मैंने आपको देखा तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं अब चुप नहीं रह सकता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। नैना, आप क्या करें? सब जानकर भी भैया की कोई खबर नहीं है। शिवम, हम पुलिस के पास चलते हैं। अखिल और नियति दोनों वहाँ गए थे। दोनों बात करने के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, पर वहाँ भी उन्हें कोई कुछ नहीं बताता है और धक्के देकर वहाँ से बाहर कर देता है। पर नैना वापस अंदर जाती है और अखिल की मिसिंग रिपोर्ट लिखने को कहती है। इस पर वहाँ का ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और अपने कांस्टेबल को बुलाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर नैना वहां से जाने को तैयार नहीं होती है। कांस्टेबल उसे जबरदस्ती खींचते हुए बाहर ले जाता है। नैना गुस्से से चिल्लाने लगती। कांस्टेबल उसे समझाते हुए, यहाँ इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इन सब पर तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। नैना शांत होकर, आप कहना क्या चाहते हैं? कांस्टेबल, बेटा, मैं उस रात ड्यूटी पर ही था जब तुम्हारा भाई यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आया था। जैसे ही हमारे साहब को पता चला कि ये सब किसने किया है, तो उन्होंने तुम्हारे भाई को बैठने को बोलकर उन लोगों को फ़ोन लगाया और सब बताया। तब उन लोगों ने तुम्हारे भाई को ही उस केस में फंसाने का बोला, जो तुम्हारे भाई ने सुन लिया और इससे पहले कि हमारे सर कुछ कर पाते वो यहाँ से भाग निकला। तब से उसे अंदर खाते से ढूंढने की बहुत कोशिश हो रही है, पर कुछ पता नहीं चल रहा है। हो ना हो, कॉलेज वालों को जरूर पता है तुम्हारे भाई के बारे में। तुम्हें वहीं से पता करना चाहिए। नैना, हमने कोशिश की थी, पर वहाँ भी कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। कांस्टेबल, तुम एक काम करो, तुम किसी वकील की मदद लो, शायद वो तुम्हें कोई रास्ता बता सके। शिवम, ये शायद सही कह रहे हैं। हम ये कहेंगे कि अखिल का कुछ पता नहीं चल रहा है और पुलिस रिपोर्ट लिखने को भी तैयार नहीं है। हो सकता है दबाव पड़ने पर ये लोग अखिल को ढूंढें। वो दोनों वहाँ से निकलकर कई वकीलों से मिलते हैं, पर सब उन लोगों का नाम सुन करके अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इन सब में 3 दिन निकल जाते हैं। नैना को पापा का कई बार फ़ोन आता है, पर वो हर बार उन्हें बहलाकर फ़ोन रख देती है। वो लोग जब एक वकील के पास गए तो उसने उनसे कहा कि इस सिलसिले में उनकी मदद सिर्फ एक वकील कर सकती है, शहर की जानी मानी वकील शालिनी सिंह, जिनका इन अमीर लोगों से 36 का आंकड़ा है। वो दोनों उनसे मिलने पहुंचते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनसे मिलने के लिए 1 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। शिवम, अब क्या करें? नैना,
आप जाइए शिवम जी, हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। शिवम, पर कैसे? नैना, पता नहीं। नैना के कहने पर भी शिवम वहाँ से नहीं जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, नैना वहीं ऑफिस के बाहर बैठी रहती है। 2 दिन बाद जब शालिनी सिंह अपने ऑफिस में आती है, तब फिर उसकी नज़र नैना पर पड़ती है। वो अपने स्टाफ को बुलाकर पूछती है तो उसे बताते हैं कि वो उनसे मिलना चाहती है, पर उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। और उसे बताया भी कि शालिनी जी बिना अपॉइंटमेंट से किसी से नहीं मिलती है, पर फिर भी वो जिद पर अड़ी है। कहती है कि मिलकर ही जाएगी, ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। शालिनी ये सब सुनकर नैना को बुलाने के लिए कहती है। शालिनी जी के बुलाने पर नैना और शिवम उनसे मिलने जाते हैं। शालिनी जी उन्हें बैठने के लिए कहती हैं। शालिनी 30-35 की उम्र की, बुलंद आवाज़ और आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन। शालिनी, टेल मी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? नैना, जी नमस्ते, हमारा नाम नैना है, हम ऋषिकेश से आए हैं यहाँ अपने भैया को ढूंढने। नैना उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनने के बाद शालिनी, हालांकि मेरे पास समय नहीं है, पर तुम्हारी कहानी मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। क्योंकि ऐसे ही हालातों में मैंने अपनी बहन को खोया है, तो तुम्हारी तकलीफ भी समझ सकती हूँ। मैं पुलिस पर दबाव बना सकती हूँ कि वो तुम्हारे भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखें और उसकी तलाश करें, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इतने दिनों से लापता है, तो हो ना हो उसके साथ कुछ गलत जरूर हुआ है, और इसका पता उसके कॉलेज से ही चल सकता है। एक काम करते हैं, हम उन 3 लड़कों के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। आखिरी बार अखिल को उनके साथ देखा गया था, उसके बाद से वो लापता है, क्योंकि जो इल्ज़ाम अखिल पर लगाए गए वो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वरना ये न्यूज़ बन चुकी होती। शायद वो लोग कॉलेज की बदनामी नहीं चाहते, इसलिए इस बात को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, या हो सकता है उन्हें किसी और बात का डर हो। पर एक बात मेरी समझ नहीं आई, उस लड़की के पेरेंट्स ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं की? नैना, हम उनके घर गए थे पर वहाँ ताला लगा था। आस पड़ोस से पता किया तो उन्होंने बताया कि वो लोग 10 दिन पहले ही यहाँ से कहीं चले गए हैं। साली, पर कहाँ? नैना, नहीं मालूम। साली, वी हैव टू फाइंड देम। वो एक बहुत बड़ी कड़ी है इस केस की। और हाँ शिवम, तुम आज के बाद नैना से नहीं मिलोगे। शिवम हैरानी से, पर क्यों? मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। साली, तुम अगर सच में इसकी मदद करना चाहते हो तो कॉलेज में रहकर सबूत और गवाह इकट्ठा करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें नैना से दूर रहने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम उनकी नज़र में नहीं आओगे तो अच्छे से हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक तुम्हारी गवाही पर हम ये केस फाइल नहीं कर सकते। हमें कोई ठोस सब वजह चाहिए। शिवम जी, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, आप बेफिक्र रहिए। मेरी तरह और भी लोग हैं जो मेरी मदद करने को जरूर तैयार होंगे, और मैं ये कोशिश जरूर करूँगा। साली, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं उस लड़की के घर वालों का पता करने की कोशिश करती हूँ। तब तक शिवम, तुम कॉलेज से प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश करो। और नैना, मैं तुम्हें किसी का नंबर देती हूँ, वो मीडिया से जुड़ी है, उसकी मदद से तुम पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश करो। हम सब पूरी तैयारी के साथ ये केस फाइल करेंगे, जिससे कि उनके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। शालिनी के बताए अनुसार सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ ही दिनों वो सब अपने अपने काम पर सफल होते हैं। प्रेस और मीडिया के प्रेशर में आकर पुलिस को रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, और शिवम भी अपने तरीके से कुछ सबूत और गवाह इकट्ठा कर लेता है, जिनमें से सबसे मुख्य गवाह होते हैं प्रोफेसर शर्मा, जिन्होंने उस दिन नैना की मदद की थी। और नियत के पेरेंट्स का भी पता चल जाता है, साथ ही जनार्दन को भी सब पता चल जाता है, और वहाँ आने की जिद करने लगते हैं। पर नैना उन्हें अपनी कसम देकर रोक देती है कि यहाँ उसकी मदद के लिए बहुत लोग हैं। शालिनी, क्रिस और उसके दोस्तों पर केस फाइल कर देती है। इस बीच में नैना पर पीछे हटने के लिए दबाव बनाने की कोशिश होने लगती है, पर जब वो नहीं डरती तो रोहित और उसकी माँ को धमकाया जाता है, जिससे रोहित की माँ नैना को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। रोहित बहुत रोकता है, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती है और नैना को घर से बाहर निकाल देती है। नैना को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। वो शिवम को फ़ोन करती है तो वो उसके रहने का इंतज़ाम करवा देता है। पहली हियरिंग में ही शालिनी जी को दलीलों और उनके गवाह और सबूतों की वजह से नैना का केस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है कि वो जल्द से जल्द अखिल का पता लगाएं। फिर एक दिन नैना के पास पुलिस का फ़ोन आता है और उन्हें एक डेड बॉडी मिली जो अखिल की हो सकती है। नैना घबरा जाती है। वो शालिनी को फ़ोन करती है कि क्योंकि उन्होंने उसे अभी शिवम से मिलने से मना किया था। शालिनी नैना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है।
लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। जो चीज़ें उसके पास मिली उससे उसकी पहचान करनी थी। जब नैना को वो चीज़ें दिखाई गई तो बेसुसी वहीं बैठ जाती है और उसके आंसू बहने लगते हैं। शालिनी उसे संभालती है। पुलिस से उन्हें पता चलता है कि उसकी जेब एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं। शालिनी वो नोट लेकर पढ़ती है और फिर नैना को देती है। नैना नोट पढ़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सब उसे लेकर बाहर आते हैं। नैना अपने पापा को फ़ोन करके बुला लेती है। उनके आने के बाद अखिल का अंतिम संस्कार करते हैं। नैना शालिनी से केस बंद करने के लिए कहती है। शालिनी उसे समझाती है कि हम केस जीत रहे हैं। भले ही अखिल ने सुसाइड किया है पर उसे इस बात के लिए मजबूर किया गया है और उसकी सज़ा हम उन लोगों को दिलवा सकते हैं। नैना, क्या मिलेगा हमें उन्हें सज़ा दिलाकर? हमारे भैया तो वापस नहीं आएंगे। हमें ये केस नहीं लड़ना मैम। शालिनी, बड़ी स्वार्थी निकली तुम। जब तुमसे पहली बार मिली तो तुम्हारे अंदर 10 साल पहले वाली शालिनी देखा मैंने। तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर मैंने तुम्हारा केस लिया था। मुझे नहीं मालूम था तुम इतनी कमज़ोर निकलोगी। नैना, मैंने भी अपनी बहन खो दी थी पर मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई और शालिनी भी अपनी बहन खोए। तुमसे भी यही कहूँगी कि एक बार फिर सोच लो। तुम्हारे ऐसा करने से न सिर्फ तुम्हारे भाई की आत्मा को दुख पहुँचेगा बल्कि कोई और अखिल भी इसी तरह के हालातों का शिकार होगा। नैना, आप सही कह रही हैं। हम थोड़ी देर के लिए भावनाओं में बह गए थे। हम ये केस लड़ेंगे और उन लोगों को सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। शालिनी मुस्कुराकर, ये हुई ना बात। हम ये केस जरूर जीतेंगे। अगली हेयरिंग में शिवम और प्रोफेसर शर्मा की गवाही और नियत की उस दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग से पूरी तरह बाजी हमारे हाथ में होगी। नैना मुस्कुरा देती है। तभी उसे कुछ याद आता है। नैना, मैम, वो खत कहाँ है जो भैया के पास से मिला था? साले, वो तो पुलिस के पास है। क्यों, क्या हुआ? नैना, मैम, हमें पूरा यकीन है वो खत भैया ने नहीं लिखा है। शालिनी हैरानी से, व्हाट? ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? नैना, मैम, उसमें लिखा था कि नैना मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर वो खत भैया ने लिखा होता तो वो छुटकी लिखते। आज तक उन्होंने ना कभी नैना कहकर बुलाया है और ना ही किसी खत में लिखा है। और दूसरी बात, भैया अलग तरीके से लिखते हैं। और जब भैया से हमारी आखिरी बार बात हुई थी तो उन्होंने हमसे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है और हम उन्हें गलत ना समझें। फिर ये खत उनका कैसे हो सकता है? साली, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इसका तो ये मतलब निकलता है कि अखिल का मर्डर किया गया है। तुम्हारे फ़ोन में वो कॉल रिकॉर्डिंग है? नैना, जी होगा। साली, ग्रेट। मुझे वो रिकॉर्डिंग और अखिल का कोई खत या कोई नोट जो उसने लिखा हो मुझे ला कर दो। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। क्रिस के फार्म हाउस से जो लोहे की रॉड मिली थी, हमें उस पर लगा खून और फिंगरप्रिंट नियति और शेखर से मैच कर रहा है। अब तो ये लोग गए। नैना, थैंक यू मैम, आपने हमारी इतनी मदद की। शालिनी, थैंक यू तुम्हें कि तुमने अपना फैसला बदल लिया। नैना शालिनी से मिलकर ऑटो लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। अंधेरा हो चुका था। गली के बाहर वो ऑटो से उतरकर पैदल आगे बढ़ती है कि तभी कोई उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। नैना एकदम से वह इस घटना से कुछ समझ नहीं पाती। वो छूटने की बहुत कोशिश करती है पर कुछ ही देर में दवाई के असर से वो बेहोश हो जाती है। वो उसे खींचकर गाड़ी में बैठा लेता है। नैना को होश आता है तो वो खुद को एक अनजाने से घर में पाती है। वो अपने आप को देखती है। वो एक बेड पर लेटी थी। उसके हाथ पांव भी खुले हुए थे। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। वो मन में सोचती है कि अगर उसका किडनैप किया है तो उसे बांध कर क्यों नहीं रखा? आखिर उसे यहाँ कौन लेकर आया है? वो उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वो खुल जाता है। वो छुपते छुपाते घर के हॉल में आती है। तभी वो किसी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से पीछे घूमकर देखती है। नैना हैरानी से, भैया? अखिल, हाँ छुटकी, तेरा भैया। नैना की आंखें छलक आती हैं। वो भागकर अखिल के गले लग जाती है। नैना, भैया आप जिंदा हैं? अखिल नैना का चेहरा हाथों में लेकर, हाँ छुटकी, मैं जिंदा हूँ। हालांकि दुश्मनों ने कोशिश तो बहुत की पर तेरी प्रार्थनाओं ने बचा लिया मुझे। नैना भावुक होकर, कहाँ चले गए थे भैया? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। और जब आपके मरने की खबर मिली तो जान निकल गई हमारी। हम बता नहीं सकते कैसे संभाला है हमने खुद को। भैया, अगर आप जिंदा थे तो हमसे मिले क्यों नहीं? क्या आपको अपनी छुटकी का ख्याल नहीं आया? एक फ़ोन भी नहीं किया आपने? अखिल, आना चाहता था पर बहुत मजबूर था छुटकी। मेरा फ़ोन पता नहीं कहाँ गिर गया। बाहर किसी से मांग नहीं सकता था। कैसे फ़ोन करता तुम्हें? यहाँ आकर घर पर फ़ोन किया पर किसी ने नहीं उठाया। नैना, हाँ, पहले पापा की तबीयत खराब थी तो हम हॉस्पिटल में थे और फिर हमने उन्हें मामा के पास भेज दिया और आपको ढूंढने यहाँ चले आए। अखिल,
मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो, और जब पता चला तो तुमसे मिलने गया था, पर हर समय कोई ना कोई तुम्हारे साथ होता था। मैं किसी की नज़र में नहीं आना चाहता था, इसलिए वापस चला आता था। नैना, पर क्यों भैया, आप छिप क्यों रहे हैं? आपने तो कुछ गलत नहीं किया। अखिल, ये बात तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, पर लोगों को तो यही लगता है कि मैं गलत हूँ। उस दिन जब मैं पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया तो उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक बिठाए रखा और फिर वहाँ से उठकर किसी से फ़ोन पर बात करने लगे। मैंने उनकी बातें सुन ली। वो मुझे इस केस से फंसाने की बात कर रहे थे। मैंने सब सुन लिया और चुपके से वहाँ से निकलकर भाग गया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, मैं नहीं चाहता था कि उन लोगों को मेरे बारे में पता चले, वरना वो मेरे जरिए नियत तक पहुँच जाते और मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था। बेचारी बहुत मुश्किल से कुछ ठीक हुई है। नैना, मतलब आपको पता है कि नियत कहाँ है और क्या हुआ है उसे? शिवम जी ने तो हमें बताया कि वो अगले दिन कॉलेज आई थी, उन्हें चोट लगी थी पर वो ठीक थी। इसका जवाब मैं देती हूँ। नैना आवाज़ की ओर पलटती है। नियत के पेरेंट्स व्हील चेयर पर एक लड़की को लेकर आते हैं। नैना हैरानी से, नियत? नियत, हाँ मैं नियत हूँ। उस दिन चोट लगने से मैं बेहोश हो गई थी, पर शायद डर की वजह से उन लोगों को लगा कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे वहीं छोड़कर भाग गए। जब मुझे होश आया तो मैं कॉलेज पहुंची और सबको सच बताया, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उल्टे मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया। मैं घर आई, माँ पापा को सब बताया तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं उलझना है, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। मैं उनकी बात भी मान जाती अगर इन सब में अकेला ना फंसा होता, पर मैं उसे इस मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैं मौका देखकर माँ पापा से छिपकर घर से निकल गई और पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। पहले तो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना किया और मुझे बहुत डराया भी, पर जब मैं नहीं मानी तो उन्हें रिपोर्ट लिखना पड़ा। मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ रही थी कि तभी एक तेज गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। अखिल, उस दिन मैं शिवम से मिलने गया था क्योंकि इस शहर में एक वही था जो मेरी मदद कर सकता था, पर मुझे उसका नंबर याद नहीं था और लाख कोशिश के बाद भी मैं हॉस्टल के अंदर नहीं जा सका। मैं वापस जा रहा था कि मैंने देखा कि किसी गाड़ी ने किसी को टक्कर मार दी। अंधेरा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं भाग कर पास गया तो देखा कि नियति वहाँ खून में लथपथ पड़ी करा रही है। उसने मुझे सब बताया। मैं समझ गया कि ये काम उन लोगों का ही है। मैं किसी तरह नियत को उसके घर लेकर गया, क्योंकि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना शायद रिस्की होता। फिर उसके माँ पापा ने अपने पहचान के एक डॉक्टर से चोरी छिपे नियत का ट्रीटमेंट करवाने लगे। नैना, मतलब जब हम उस दिन इनके घर गए थे तो आप सब वहीं थे और बाहर से ताला बंद कर रखा था? अखिल, हाँ। नैना, भैया एक और बात, आप जिंदा हैं तो वो लाश किसकी थी? और उसके पास आपका आईडी कार्ड, आपकी घड़ी, आपका सामान कहाँ से आया? अखिल, पता नहीं, हो सकता है उन लोगों ने अपने बचाव के लिए ये सब किया हो, और मेरा सामान तो विराज के घर पर था, तो ये सब बहुत आसान रहा होगा उन लोगों के लिए। नैना, और वो फ़ोन हमें किसने किया था जिसकी वजह से हमें सबूत मिले? नियत, वो मैंने किया था। अखिल ने मना किया था, पर मैंने किसी तरह तुम्हारा फ़ोन नंबर पता किया और तुम्हें फ़ोन किया। मैं हर हाल में उन लोगों को सज़ा मिलते देखना चाहती हूँ, इसलिए ठीक होने के बाद भी हम छिपे रहे, क्योंकि तुम ये लड़ाई बहुत अच्छे से लड़ रही थी। नैना, पर ये गलत है। इस तरीके से आप कब तक छिपे रहेंगे? कभी ना कभी तो सामने आना ही होगा ना। अखिल, हम गांव चले जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नैना, भैया झूठ के पाँव नहीं होते, कहाँ तक भागोगे? एक ना एक दिन तो सच बाहर आएगा ना, फिर क्या करेंगे आप लोग? नियत, तो तुम क्या चाहती हो? उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दें जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया? अभी भी खुलेआम घूम रहे। नैना, वो जमानत पर बाहर है, अगली सुनवाई में उन्हें सजा होना तय है। नियत जी, हम मानते हैं कि उन लोगों ने गलत किया, पर जो सज़ा उन्हें मिलने जा रही है वो उन्होंने नहीं की। आपके मर्डर की सज़ा दिलवा रहे हैं हम उन्हें। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। जब आप जिंदा हैं तो उन्हें ये सज़ा कैसे मिल सकती है? आप चलिए हमारे साथ, हम शालिनी जी को सब बता देंगे, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे। अखिल, नहीं छुटकी, बस कुछ दिनों की बात है, एक बार उन्हें सज़ा हो जाए फिर हम सब अपने गांव चलेंगे। नैना, और आपकी पढ़ाई का क्या? आपके सपने का क्या? क्या करेंगे आप गांव में? कैसे जिएंगे? कुछ सोचा है? भैया, हमेशा से आपकी यही प्रॉब्लम रही है। हम हमेशा कठिनाइयों से भागते रहे हैं और आसान रास्ता ही चुना है। भैया, जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी, पर आप दोनों को सामने आना होगा। नियत, तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारे सामने आने से वो बच जाएंगे और उल्टे हम फंस सकते हैं।
नैना, जो होगा देखा जाएगा। हम जंगल में नहीं रहते हैं भैया। माना हमने की मुश्किलें आती हैं, पर न्याय जरूर मिलता है। हमने आज तक झूठ नहीं बोला और आगे भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो सच है सबको बताएंगे, फिर कानून जो फैसला करे हमें मंजूर होगा। कम से कम आप लोगों की ज़िंदगी तो आसान हो जाएगी। अखिल, छुटकी सुन तो। नैना, नहीं भैया, हमें कुछ नहीं सुनना। माना कि उन लोगों से गलती हुई, पर जब आप दोनों ठीक हैं तो उन्हें सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। पापा कहते हैं हर किसी को गलती सुधारने का कम से कम एक मौका तो मिलना चाहिए। हम कल ही शालिनी जी को सब बता देंगे ताकि उन्हें यह सज़ा ना हो और सुधरने का एक मौका मिल सके, वरना उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अखिल और नियति उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो अपनी बात पर टिकी रहती है। अगली सुबह वो शालिनी जी से मिलने जा रही होती है कि रास्ते में ऑटो खराब हो जाती है। ऑटो एकदम सुनसान से रास्ते पर होती है। ड्राइवर ऑटो देखने लगता है और नैना ऑटो से बाहर आकर कोई और ऑटो देखती है, पर उसे कोई ऑटो नज़र नहीं आती है। वो ड्राइवर से पूछती है कि वो बताता है कि थोड़ी देर लगेगी। नैना वहीं सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से क्रिस और विराज बाहर निकलते हैं। नैना उन्हें देखकर चौंक जाती है। विराज हंसते हुए, चौंक गई? कितना समझाया था तुझे, पर तू नहीं मानी। नाक में दम कर दिया है। वो जाकर ड्राइवर को कुछ पैसे देता है और वो ऑटो स्टार्ट करके वहाँ से चले जाता है। नैना हैरान हो जाती है। क्रिस, चेहरे से तो इतनी भोली लगती है, पर अंदर से उतनी ही खतरनाक। नैना, देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए, इसी में आप लोगों की भलाई है। क्रिस, हमारी भलाई की बड़ी चिंता है तुम्हें, तो ये केस क्यों लड़ रही हो? केस जीत चुकी हो ना तुम। कल की हेयरिंग में हमें सजा होना तय है ना। बहुत से गवाह, बहुत से सबूत है ना तुम्हारे पास। नैना हैरान से, आप ये सब कैसे जानते हैं? विराज, हमारे जासूस भी जगह जगह फैले हैं मैडम, पर अफसोस इतने सबूत होने के बाद भी हमें सजा नहीं होगी। जानती हो क्यों? नैना, आप कहना क्या चाहते हैं? क्रिस, यही कि जब तुम ही कोर्ट नहीं पहुंचोगी तो हमें सजा कैसे होगी? नैना को उनके इरादे ठीक नहीं लगते। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं और गाड़ी में बिठाकर वहाँ से एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वो उसे बाहर निकालते हैं। नैना खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती है। क्रिस, शेखर, मार दो इसे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। शेखर एक मोटे से डंडे से उसके सिर पर वार करता है। नैना के सिर से खून निकलने लगता है। वो नीचे गिर जाती है। नैना तड़पते हुए, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अगर हमें कुछ हुआ तो तुम बच नहीं पाओगे। क्रिस, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। नैना, ये मत समझना कि हमें मार कर बच जाओगे तुम लोग। हम तो तुम्हें माफ़ करने वाले थे, पर नहीं, तुम इस लायक नहीं हो। याद रखना, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। शेखर एक डंडा और मार देता है, जिससे नैना की आंखें बंद हो जाती हैं। क्रिस, इसके चेहरे पर एसिड डाल दो, जिससे किसी को इसकी लाश पहचान ना आए, और नदी में फेंक दो। वो दोनों ऐसा ही करते हैं। कुछ महीनों बाद सभी स्टूडेंट क्लासरूम में बैठे थे। तभी प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं, जिन्हें देखकर सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल सबको बैठने के लिए कहते हैं। वो किसी को आवाज़ लगाते हैं। एक लड़की अंदर आती है। प्रिंसिपल, स्टूडेंट, ये दृष्टि है, मेरे दोस्त डॉक्टर सोलंकी की बेटी, जो विदेश से अभी अभी लौटी है और अब वापस नहीं जाना चाहती, तो आगे की पढ़ाई हमारे ही कॉलेज से करेगी। आई होप आप सब इनकी पूरी हेल्प करेंगे। क्रिस, डोंट वरी सर, इन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दृष्टि मुस्कुराकर सबको हेलो बोलती है। सब एक टक उसे ही देख रहे थे। प्रिंसिपल, दृष्टि बेटा, जाओ, जाकर बैठ जाओ। दृष्टि, जी अंकल, सॉरी सर। प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। दृष्टि आगे बढ़ती है। क्रिस, शेखर से, अपना सामान उठा और पीछे जाकर बैठ। शेखर पीछे जाकर विराज के साथ बैठ जाता है। शिवम के पास सीट खाली थी। दृष्टि वहाँ जाकर, कैन आई सीट हियर? शिवम, या श्योर, प्लीज सीट। क्रिस, नहीं, आप वहाँ नहीं बैठ सकते। दृष्टि हैरानी से, वाई? क्रिस, वो सीट शेखर की है। वो शेखर को इशारा करता है। शेखर जाकर वहाँ बैठ जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए। दृष्टि मुस्कुरा देती है और जाकर क्रिस के पास बैठ जाती है। दृष्टि, थैंक यू। क्रिस अपने हाथ आगे करके, हाय क्रिस। दृष्टि उससे हाथ मिलाकर, दृष्टि। क्रिस, नाइस नेम। दृष्टि मुस्कुरा देती है। क्रिस, आप कोई टेंशन मत लेना, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ भी काम हो मुझसे कह सकती हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। दृष्टि मुस्कुराकर, या श्योर। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। क्रिस और दृष्टि की दोस्ती गहरी होती चली जाती है, साथ ही साथ वो विराज और शेखर से भी। वहीं क्रिस, विराज और शेखर के बीच दूरियां भी आने लगती हैं, और कहीं ना कहीं इस दूरी की वजह दृष्टि थी। फिर एक दिन
क्रिस कैंटीन में अकेला बैठा होता है। दृष्टि उसके पास जाती है। दृष्टि, हाय क्रिस, आज यहाँ अकेले, बाकी सब कहाँ हैं? क्रिस, पता नहीं, और पता भी नहीं करना मुझे। दृष्टि, हे क्या हुआ, तुम लोगों में कोई लड़ाई हो गई क्या? क्रिस, ये शेखर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगा है। हमेशा मेरे आगे पीछे रहता था और अब मुझे ही अकड़ दिखाता है। दृष्टि, कम ऑन क्रिस, दोस्तों में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, इसे इतना सीरियसली नहीं लेते। क्रिस, लड़ाई नहीं है, वो जलता है कि तुम मेरे साथ हो। उसे ये बात पच नहीं रही है कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। दृष्टि, कम ऑन क्रिस, कुछ भी मत सोचो, यू आर स्पेशल फॉर मी, बट वो दोनों भी मेरे दोस्त हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तीनों की दोस्ती कितनी पुरानी है और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से तुम तीनों की दोस्ती टूटे। एक काम करते हैं, कल मेरा बर्थडे है। क्रिस हैरानी से, कल तुम्हारा बर्थडे है? दृष्टि, यही तो बताने आई थी मैं तुम्हें। कल मेरे बर्थडे की खुशी में हम चारों एक छोटी सी पार्टी करते हैं। क्रिस, छोटी सी क्यों, बड़ी पार्टी करते हैं ना। मैं थ्रो करता हूँ तुम्हारे लिए पार्टी। दृष्टि, नो क्रिस, मुझे ये पार्टी वार्टी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी खुशी में शामिल हो, तो बस हम चारों एक छोटी सी पार्टी करते हैं। क्रिस, ठीक है, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैं उस शेखर को एक मौका और दे रहा हूँ, पर आखिरी मौका। दृष्टि मुस्कुराकर, फाइन, मैं जरा उन दोनों को जाकर इनवाइट करती हूँ। दृष्टि उन दोनों को ढूंढ रही थी, तभी उसकी नज़र विराज पर जाती है। वो विराज के पास जाकर, हे विराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज, मैं क्रिस को ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी देर से नज़र नहीं आ रहा है। दृष्टि, वो कैंटीन में है। वैसे विराज, क्रिस और शेखर के बीच में क्या चल रहा है? विराज, यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो दोनों को समझा समझा कर थक गया हूँ। क्रिस कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और शेखर कहता है कि उसकी। दृष्टि, पर विराज, मैंने तो शेखर से ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वो अगर मेरी दोस्ती का गलत मतलब निकाल रहा है तो ये गलत है ना। विराज, वही बात तो मैं उसे समझा रहा हूँ, पर वो कुछ बात करना ही नहीं चाहता, मुझसे भी कटा कटा रहता है। दृष्टि, तुम फिक्र मत करो, कल सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, कल मेरा बर्थडे है तो तुम जरूर आना। विराज, ठीक है, मैं ज़रा क्रिस के पास जा रहा हूँ। दृष्टि, ओके, मैं ज़रा शेखर से मिलकर तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। दृष्टि शेखर से मिलने जाती है। दृष्टि शेखर के पास बैठकर, क्या हुआ शेखर, मुंह क्यों लटका रखा है? शेखर, तुमसे नाराज हूँ, तुम उस क्रिस से बात क्यों करती हो? दृष्टि, शेखर, वो भी मेरा दोस्त है। शेखर, दृष्टि, तुम जानती नहीं उसे, एक नंबर का कमीना इंसान है वो कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे दूर रहूं। दृष्टि, पर मैंने उससे तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। शेखर, बस यही बात उसे हजम नहीं हो रही है। दृष्टि, शेखर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की दोस्ती टूटे, इसलिए कल मेरी बर्थडे पार्टी में सब क्लियर कर देना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम मेरा साथ दोगे। तुम आओगे ना पार्टी में? शेखर, तुम्हारी पार्टी में आने से मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं ज़रूर आऊँगा। दृष्टि, मैंने क्रिस और विराज को भी इनवाइट किया है, तुम प्लीज़ वहाँ उनसे लड़ाई मत करना। शेखर, ठीक है, पर मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा, पर अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दृष्टि, थैंक यू शेखर। दृष्टि मन ही मन मुस्कुरा उठती है और वहाँ से चली जाती है। दृष्टि सबसे बात करने के बाद किसी को फ़ोन करती है और कुछ समझाती है। अगले दिन दृष्टि के घर पर डॉक्टर सोलंकी, बेटा वो लोग आए नहीं? दृष्टि, आते ही होंगे। डॉक्टर सोलंकी, सब तैयारी हो गई है? दृष्टि, जी। तभी डोरबेल बजती है। दृष्टि, लगता है वो लोग आ गए हैं। वो जाकर दरवाज़ा खोलती है। विराज और क्रिस मुस्कुराकर दृष्टि को बर्थडे विश करते हैं। दृष्टि मुस्कुराकर, पहले अंदर तो आओ। दोनों अंदर आते हैं और डॉक्टर सोलंकी से मिलते हैं। वो उन्हें बैठने के लिए कहते हैं, तभी वहाँ शेखर भी पहुँचता है। दृष्टि उसे भी मुस्कुराकर अंदर बुलाती है। वो आकर क्रिस को घूरते हुए एक ओर जाकर बैठ जाता है। डॉक्टर सोलंकी, अच्छा बच्चों, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। क्रिस, पर अंकल, आज दृष्टि का बर्थडे है, आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर सोलंकी, हम डॉक्टरों की लाइफ ही ऐसी है, काम पहले आता है, परिवार बाद में। कुछ दिन बाद तुम लोगों को भी समझ आ जाएगा। और वैसे भी दृष्टि को पार्टी वगैरह पसंद नहीं है। तुम सब दोस्त एंजॉय करो, मैं निकलता हूँ। दृष्टि, बाय पापा। डॉक्टर सोलंकी, बाय बेटा, सबका अच्छे से ख्याल रखना। दृष्टि, जी पापा। वो चले जाते हैं। दृष्टि अपने नौकर को आवाज़ लगाकर उन सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स मंगवाती है। दृष्टि, तुम लोग 2 मिनट बैठो, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो ऊपर के कमरे में चली जाती है। शेखर दूसरी ओर मुंह घुमाए अपने फ़ोन में बिजी था। क्रिस, विराज, कुछ लोग बेवकूफ़ी में गधों के भी बाप होते हैं। किसी ने जरा सा प्यार से बात क्या कर लिया, वो तो उसे प्यार ही समझ बैठते हैं, बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं। शेखर को उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है।
पर वो चुप ही रहता है। क्रिस फिर शुरू हो जाता है, कम से कम एक बार आईने में अपनी शक्ल तो देख लेते, कुत्ता भी ना थूके और सपने देखते हैं परियों के। शेखर, एनफ क्रिस, मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। मैं दृष्टि की पार्टी स्पॉइल नहीं करना चाहता, वरना तुम्हारी हर बदतमीजी के जवाब देना आता है मुझे। क्रिस, बड़ी फिक्र है तुझे दृष्टि की, भूल मत वो मेरी गर्लफ्रेंड है। शेखर, तेरी गर्लफ्रेंड? गलत फहमी की भी हद होती है। विराज, स्टॉप इट गाइस, दृष्टि ने यहाँ तुम दोनों की लड़ाई खत्म करने के लिए बुलाया है और तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए। दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं। दृष्टि ये सब देखकर किसी को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में नौकर उनके पास ड्रिंक ले जाकर रख देते हैं। वो तीनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी दृष्टि तैयार होकर नीचे आती है। उसने सिल्वर कलर का स्लीवलेस गाउन पहना था जिसके साइड से कट था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब तीनों की नज़र उस पर जाती है तो वो अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और एक टक उसे देखते ही रह जाते हैं। दृष्टि उनके पास आकर, क्या हुआ, तुम लोग स्टेचू क्यों बन गए? अगर अच्छी लग रही हो तो तारीफ कर सकते हो। विराज मुस्कुराकर, यू लुकिंग गॉर्जियस। दृष्टि बैठते हुए, थैंक यू। तुम लोग खड़े क्यों हो, बैठो ना। शेखर उसके पास जाकर, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था। दृष्टि गिफ्ट लेकर, हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच, बैठो ना। शेखर क्रिस को देखकर टेढ़ी मुस्कान के साथ दृष्टि के पास बैठ जाता है। क्रिस की आंखों में खून उतर आता है। वो दृष्टि की तरफ गिफ्ट बढ़ाकर, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट मेरी खूबसूरत परी के लिए। दृष्टि खड़ी होकर क्रिस को साइड हक करके, यू आर सच अ स्वीट हार्ट, थैंक यू सो मच। अरे तुम लोगों ने ड्रिंक नहीं ली, मैं बनाती हूँ, बैठो ना। क्रिस, पहले एक सेल्फी हो जाए। दृष्टि, या श्योर। क्रिस दृष्टि के कंधे पर हाथ रखकर एक सेल्फी लेता है। दृष्टि बैठ जाती है। क्रिस शेखर की तरफ एक विजयी मुस्कान के साथ देखता है और बैठ जाता है। शेखर अपनी मुट्ठियां भींचकर रह जाता है। दृष्टि, अरे आइस तो है ही नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो चली जाती है। शेखर जाकर क्रिस की कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से से, क्या साबित क्या करना चाहता है तू? तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी दृष्टि को छूने की? क्रिस गुस्से से उसका गला पकड़कर, अबे साले, वो तेरी कब से हो गई? थोड़ा सा मुस्कुराकर तुझसे बात कर क्या कर लिया, मतलब वो तुझसे प्यार करने लगी? साले शकल देखिए, हर लड़की से पिट कर आता है और दृष्टि जैसी लड़की तुझे पसंद करेगी? तूने ये सोच भी कैसे लिया? शेखर, शकल देखकर अगर लड़कियां किसी से प्यार करती ना तो तेरे आगे पीछे लड़कियों की फौज होनी चाहिए थी, पर मुझे तो नजर नहीं आ रही, इसलिए तू दृष्टि पर ही चांस मार रहा है, ये जानते हुए भी कि वो मुझसे प्यार करती है। विराज किसी तरह उन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। विराज, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे दोस्त हैं हम, आज तक जो भी किया साथ में किया, हर चीज़ में साथ रहे, तो फिर आज एक मामूली सी लड़की के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमेशा की तरह इसको भी मिल बांट कर एंजॉय करते हैं ना। ये सुनकर दोनों विराज की गर्दन पकड़ लेते हैं। शेखर, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई दृष्टि के लिए ऐसा बोलने की? जिन लड़कियों की बात तू कर रहा है उसमें और दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिस, हाँ, और अपने जैसा समझ रखा है हमें, जो हर लड़की को एक ही नज़र से देखता है। आई लव हर एंड शी लव्स मी। शेखर क्रिस से, ए तू ज़्यादा उड़ मत। विराट दोनों से खुद को छुड़ाकर, बस करो तुम दोनों, जितनी सीधी समझ रहे हो ना उससे उतनी वो है नहीं। इस्तेमाल कर रही है तुम दोनों का, खेल रही है तुम दोनों के साथ। शेखर, तू ना अपनी जबान बंद रख, मैं अच्छे से जानता हूँ उसे, वह ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्रिश, हाँ, ये इडियट गलत फहमी का शिकार है, उसकी दोस्ती को प्यार समझ रहा है। शेखर, गलत फहमी तुझे हो रही है। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। विराज की नज़र दृष्टि पर जाती है जो बर्फ़ लेकर आ रही थी। वो चुपके से निकल कर उसके पास जाता है और जानबूझकर उससे टकरा जाता है, लेकिन वो गिरती इससे पहले उसे संभाल लेता है। विराज, कमाल है यार, तुम्हें देख कर तो हमें फिसलना चाहिए और फिसल तुम रही हो। दृष्टि, क्या मतलब? विराज दृष्टि के गालों पर उंगलियां फेरकर, घर में अकेली हो और हम तीनों को बुलाया है, अपने पापा को भी भेज दिया, इरादा क्या है? दृष्टि उसे दूर करके उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है। क्रिस और शेखर का ध्यान भी उस ओर जाता है। दृष्टि, यू बास्टर्ड, हाउ डेयर टू टच मी। कॉलेज में तुम लोगों के बारे में सच कहते हैं कि तुम लोगों के दिमाग में गंदगी भरा हुआ है, तुम लोग दोस्ती के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। विराज दृष्टि का हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देता है। ये देखकर क्रिस और शेखर उनके पास पहुंचते हैं और दृष्टि को हटाकर विराज से भिड़ जाते हैं। विराज खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, एक दो टके की लड़की के लिए तुम लोग मुझे मार रहे हो? दिख नहीं रहा ये लड़की हमारे बीच फूट डाल रही है? मैं तो बस इससे यही कह रहा था कि ये अपना खेल बंद करे जो ये तुम दोनों के साथ खेल रही है। शेखर, तुझे क्या लगता है
तू कुछ भी बोलेगा और हम मान लेंगे? हम जानते नहीं क्या तुझे? कितना कमीना है तू। क्रिश, बिल्कुल सही बोल रहा है शेखर, हमेशा हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना मतलब पूरा करता रहता है। विराज उन्हें धक्का देकर, हाँ जैसे तुम लोग तो दूध के धुले हो, झांक कर देखो अपने अंदर कितने कांड करके बैठे हो। दृष्टि बीच में आकर, गाइस प्लीज स्टॉप इट, मैंने यहाँ तुम लोगों को झगड़ा करने के खत्म करने के लिए बुलाया था और उल्टा तुम लोग लड़ने लगे। विराज, ज़्यादा नाटक मत करो, इस लड़ाई की वजह तुम ही हो। क्रिस, विराज दृष्टि से बदतमीजी नहीं। विराज, ठीक है आज इससे ही क्लियर कर लेते हैं सब। शेखर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम लोग निकलो यहाँ से। क्रिश, ओ हेलो, मैं क्यों जाऊँ, तुम लोग निकलो यहाँ से। दृष्टि, प्लीज़ स्टॉप इट, आखिर प्रॉब्लम क्या है? विराज, प्रॉब्लम तुम हो, ये दोनों तुम्हारी वजह से आपस में लड़ रहे हैं। दृष्टि क्रिस की तरफ देखकर, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? क्रिस, तुमने कुछ नहीं किया, इसे तुम्हें लेकर गलतफहमी है कि तुम इसे प्यार करती हो। दृष्टि हैरानी से, व्हाट, मैंने ऐसा कब कहा? शेखर, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। दृष्टि, हाँ मैंने कहा था, पर लाइक करने का ये मतलब तो नहीं निकलता ना कि मैं प्यार करती हूँ। शेखर, बट दृष्टि, आई लव यू। दृष्टि, लिसन शेखर, इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माई। क्रिस, हो गया क्लियर, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, दृष्टि सिर्फ मुझसे प्यार करती है। शेखर, लेकिन दृष्टि, तुमने तो कहा था कि क्रिस की हरकतें तुम्हें पसंद नहीं है, तुम उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। क्रिस हैरानी से दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि, नो बेबी, इनफैक्ट ये मुझसे कहता था कि मैं तुमसे बात ना करूं क्योंकि तुमने बहुत सी लड़कियों की लाइफ डिस्ट्रॉय की है, तुम मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। क्रिस, अच्छा, जैसा कि ये तो बहुत दूध का धुला है, बताऊं क्या तुमने क्या क्या किया है? विराट, देख लो ये कैसे तुम दोनों के साथ खेल रही थी। दृष्टि, बकवास कर रहा है ये, बल्कि ये तो मुझसे कहता था कि मैं तुम दोनों से दोस्ती तोड़ दूं और इसके साथ रहूं क्योंकि तुम दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुम लोगों ने अपने हाथों से क्या नाम बताया था? हाँ, नैना और नियति का खून किया। क्रिस, नहीं, उन्हें तो इस शेखर ने मारा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। शेखर, अच्छा, और ऐसा करने के लिए मुझसे किसने कहा था? तुम लोगों ने। नैना के चेहरे पर एसिड किसने डाला था? इस विराज ने, और आज सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल दिया। क्रिस, ये सब विराज का आइडिया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। विराज, अरे वाह, भूलो मत, वो हम सबके गले की हड्डी बन गई थी, तुमने ही कहा था कि मैं कोई रास्ता ढूंढूं, तो मैंने ये रास्ता निकाला था, जो भी किया हम सब ने मिलकर किया। क्रिस, ठीक है मान लिया, पर नियत के मामले में तो मेरी कोई गलती नहीं, इस शेखर को ही उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था, इसने ही उसे मारा था। शेखर, जैसे कि मुझे अकेले ही उससे प्रॉब्लम थी, भूल गए? उसकी रिजेक्शन तुम लोगों से भी पच नहीं रही थी, तुम लोगों को भी बदला लेना था उससे, और अखिल से दोस्ती करके नियति को फंसाने का आइडिया तुम्हारा ही था। क्रिस, मेरा नहीं, इस विराज का था। विराज, हाँ मेरा आइडिया था, पर उसे मारा तो शेखर ने था, जबकि वो मरी भी नहीं थी, लेकिन इस इडियट की वजह से हमें लगा वो मर गई, बहुत बुरी तरह फंस गए थे हम। शेखर, हाँ तो बताया भी तो मेरे डैड ने अखिल को इस केस में फंसा कर। क्रिस, अच्छा, पर जब नियत वापस आई तब अगर उस दिन मैंने उसका एक्सीडेंट नहीं किया होता और मेरे डैड ने पुलिस को नहीं संभाला होता तो आज हम सब जेल में होते। दृष्टि ये सब सुनकर मुस्कुराने लगती है, तभी एक कमरे से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। अखिल, नियति, शालिनी जी और डॉक्टर सोलंकी के साथ कुछ पुलिस वाले और कुछ और लोग भी थे। वो सब ये देखकर दृष्टि हैरानी से दृष्टि की ओर देखते हैं। दृष्टि हैरानी से, पापा ये सब लोग कौन है? शालिनी, सुन लिया आप सब लोगों ने, आज इन सब ने अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया, इसलिए मैं आज आप सबको यहाँ लेकर आई थी ताकि आप सब अपनी आंखों से देख सकें और सुन सकें। तो बोलिए जज साहब, अब तो इन्हें सज़ा मिलेगी ना? जज साहब, बिल्कुल मिलेगी। इंस्पेक्टर, अरेस्ट देम। पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मिन्नतें करते हैं, पर खुद को बचा नहीं पाते। क्रिस, दृष्टि, प्लीज़ हेल्प मी, आफ्टर ऑल यू लव मी। दृष्टि, व्हाट, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार करूंगी? मुझे ये सब पहले से पता था और इसलिए मैंने तुम लोगों से दोस्ती की, किसी का कर्ज उतारना था मुझे, समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, जेल में बहुत वक्त मिलेगा, आराम से सोचना, शायद समझ आ जाए। विराट, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि के पास आकर, किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सके? दृष्टि मुस्कुरा देती है। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। शालिनी अखिल और नियति की तरफ इशारा करके, सर इन दोनों को वापस
कॉलेज ज्वाइन करना है और कॉलेज वालों को इसका ऑर्डर देना होगा कि वो इन्हें वापस एडमिशन दे। जज साहब ज़रूर, मैं कल ही कॉलेज को ये ऑर्डर इशू करवाता हूँ और एक जांच कमीशन भी बिठाऊंगा जो ये पता लगा सके कि इन सब में कौन कौन इन्वॉल्व है और उन सबको सज़ा हो सके। फिर अखिल और नियत से तुम लोग कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अखिल और नियति उन्हें थैंक्स बोलते हैं। जज साहब अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल, किसी का कर्ज उतारना था मुझे, समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जेल में बहुत वक्त मिलेगा, आराम से सोचना, शायद समझ आ जाए। विराज, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि के पास आकर, किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सके। दृष्टि मुस्कुरा देती है। पुलिस उन्हें लेकर चली जाती है। शालिनी अखिल और नियति की तरफ इशारा करके, सर, इन दोनों को वापस कॉलेज ज्वाइन करना है और कॉलेज वालों को इसका ऑर्डर देना होगा कि वो इन्हें वापस एडमिशन दें। जज साहब ज़रूर, मैं कल ही कॉलेज को ये ऑर्डर इशू करवाता हूँ और एक जांच कमीशन भी बिठाऊंगा जो ये पता लगा सके कि इन सब में कौन कौन इन्वॉल्व है और उन सबको सज़ा हो सके। फिर अखिल और नियत से तुम लोग कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। अखिल और नियति उन्हें थैंक्स बोलते हैं। जज साहब अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अखिल डॉक्टर सोलंकी और दृष्टि के पास जाकर अपने हाथ जोड़कर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे लिए, मेरी छुटकी के लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज मेरी छुटकी की आत्मा को शांति मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सोलंकी, ऐसा मत बोलो, हमने जो किया वो हमारा फर्ज था। थोड़ा पानी मिलेगा? दृष्टि, मैं लेकर आती हूँ। डॉक्टर सोलंकी, नहीं बेटा, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शालिनी दृष्टि के गले लगकर, कांग्रेचुलेसन डियर, आज तुम्हारी लड़ाई पूरी हुई, अब उन लोगों को सजा होकर रहेगी। दृष्टि, ये सब आपकी वजह से हुआ है। शालिनी मुस्कुराकर, फिर भी जो तुमने किया है वो करना सबके बस की बात नहीं, पर तुम मानोगी नहीं तो ये कामयाबी हम दोनों की वजह से मिली है। दृष्टि मुस्कुरा देती है। डॉक्टर सोलंकी पानी लेकर आते हैं। शालिनी जी पानी पीकर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर सोलंकी दृष्टि को गले लगाकर, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। दृष्टि मुस्कुरा देती है। अगले दिन कॉलेज में क्रिस और उसके दोस्तों के अरेस्ट होने की खबर से सब शौक में थे। साथ ही साथ अखिल और नियति को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सब आपस में बात कर रहे होते हैं। शिवम को पता चलता है कि वो भाग कर पहुँचता है और उन दोनों को देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। वो उनके गले लगकर रो पड़ता है। अखिल उसे चुप करवाता है। शिवम उस पर सवालों की झड़ी लगा देता है कि अगर वो जिंदा थे तो इतने वक्त से कहाँ थे, उसे मिले क्यों नहीं। अखिल, सब बताऊंगा पर फुर्सत में। शिवम, अखिल, नैना कहाँ है? बहुत ढूंढा मैंने उसे, तुम्हारे गांव भी गया पर कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। अखिल, वो नहीं रही शिवम, हमें छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। शिवम को एक झटका सा लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी अखिल की नज़र दृष्टि पर जाती है। अखिल दृष्टि के पास जाकर उससे मिलता है। शिवम हैरान नज़रों से उन दोनों को बात करते हुए देखता है। सब वहाँ से अपने क्लास में जाते हैं। वहीं शिवम के दिमाग में नैना ही घूम रही थी और दृष्टि और अखिल एक दूसरे को कैसे जानते हैं और अचानक से नैना को क्या हुआ। सवाल बहुत थे पर जवाब एक भी नहीं उसके मन में लग रहा था। क्लास खत्म होने पर सब वहाँ से निकलते हैं। शिवम अपने ख्यालों में खोया चला जा रहा था कि दृष्टि से टकरा जाता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। शिवम झट से उठ जाता है और दृष्टि को सहारा देकर उठाता है। दृष्टि, देख कर चला कीजिए शिवम जी, हर किसी से टकराना अच्छी बात नहीं होती। शिवम, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। दृष्टि मुस्कुरा देती है, फिर अपने हाथ आगे करके थैंक यू। शिवम, थैंक यू किस लिए? दृष्टि, हाथ तो मिलाइए, या लड़कियों से हाथ मिलाने से एलर्जी है? शिवम मुस्कुरा कर, नहीं वो बात नहीं है। वो दृष्टि से हाथ मिलाता है। दृष्टि, थैंक यू हमारी इतनी मदद करने के लिए, और हाँ, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। शिवम हैरानी से उसे देखता है। दृष्टि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। शिवम के अपने हाथों में कुछ महसूस होता है। वो देखता है तो एक नोट होता है। वो दृष्टि की तरफ देखता है। दृष्टि पीछे घूमकर उसे नोट पढ़ने का इशारा करती है। शिवम नोट पढ़ता है। हमें मालूम है बहुत से सवाल हैं आपके दिमाग में जो आपको परेशान कर रही है। अगर जवाब जानना चाहते हैं तो शाम 5 बजे डिलाइट कैफ़े में आकर हमसे मिलिए। वहाँ आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और उन सवालों के भी जो कभी आपके दिल ने हमारे दिल से पूछा था। आइएगा ज़रूर, हम इंतज़ार करेंगे। नोट पढ़कर शिवम की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो हैरानी से, नैना? वो दृष्टि की तरफ देखता है। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाती है। शिवम के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।